सर गया कि नहीं? यस ना? सर चालू हो गया। ओके सर, ठीक है। अगेन सर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अच्छा देखो, ये आज थर्सडे वाला क्लास है और ये जीएसटी क्लास होता है। तो काफी लोगों का रिसेंटली जीएसटी में सर कंप्लीशन हुआ एक बार। तो कुछ टॉपिक ऐसा भी है जो थोड़ा सा बात करना इधर उधर का बाकी है। कोई बात नहीं, हम आज ना एक ऐसा टॉपिक लेंगे जो एकदम बेसिक्स भी है और साथ में प्रैक्टिकल भी है। ठीक है, जो लोग ऑलरेडी कर चुके हो इससे पहले, जो नहीं किया कोई बात नहीं सर, आप लोग एकदम स्टार्टिंग से ही सुनोगे। जिनको जीएसटी का कोई नॉलेज नहीं है उसे भी समझ में आएगा, और जिसे जीएसटी के बारे में बहुत कुछ पता है उनके लिए भी बड़ा हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ आज का जीएसटी का डिस्कशन, जिसमें मेनली मैं आपको जीएसटी रिटर्न के बारे में बात करूंगा। ठीक है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, सॉरी रिटर्न नहीं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जीएसटी रजिस्ट्रेशन माने जीएसटी, पहले तो ये बात करना चाहिए सर जीएसटी क्या है, क्यों है, इसका हल्का आइडिया दूंगा सबको मैं वापस। फिर मैं काफी दिन से बेसिक नहीं किया, तो आज थोड़ा बेसिक रूट को कवर करूंगा। काफी लोगों का बेसिक में भी थोड़ा भूल गया है, उनका बेसिक वापस आ जाएगा। और जिनका एकदम कुछ नहीं पता था, जो एकदम नौ सीखिया है, मैंने एक सिंपल बोला ना सर, बच्चा को भी बैठा दो तो वो भी समझ जाएगा कि जीएसटी क्या है। आज का डिस्कशन इस तरह का मैं करने का पूरा कोशिश करूंगा। ठीक है, चलो सर। तो इसमें ना मैं आज आप लोगों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में थोड़ा बात करना है कि किसको किसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना है, और ओवरऑल ये जीएसटी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। सर ये बेसिकली बेसिक्स में ही बताया जाता है कि जीएसटी एंड इट्स इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो इसको इंपॉर्टेंस को समझने के लिए कैलकुलेशन भी सीखेंगे कि जीएसटी जब नहीं था, जब जीएसटी नहीं था सर, इसका मतलब क्या, जीएसटी न्यूली आया है सर? यस सर, जीएसटी न्यूली आया है फ्रॉम 2017 ऑनवर्ड्स, 2017 के जुलाई मंथ के बाद से, 1 जुलाई से, बाद से नहीं, फ्रॉम 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई से जीएसटी आया है। उससे पहले हमारे कंट्री में जीएसटी नहीं था। दुनिया के और भी बड़े बड़े डेवलप कंट्री में जीएसटी आ चुका था सर। ठीक है, जैसे कि कहा जाता है कि पहला जीएसटी फ्रांस में लागू हुआ था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सर एक बड़ा सवाल, सर जीएसटी क्या है सर? सर पहला तो है कि जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम है। अच्छा, इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम क्या है? चलो मैं आपको हल्का आइडिया देता हूँ, फिर सारा बात एक एक करके करता हूँ सर। जीएसटी का जर्नी बड़ा लंबा जर्नी है सर, इसमें ना इंसान खो जाते हैं पढ़ते पढ़ते, बट हम लोगों को खोना नहीं सर, रहना है, इसी दुनिया में रहना है। अच्छा देखो सर, मैं एक छोटा सा एक क्या बोलते हैं इसको, प्रेजेंटेशन से पाई चार्ट है, ठीक है? प्लीज पाई चार्ट को एक बार फॉलो करो सर। सबको दिख रहा है सर पाई चार्ट? प्लीज टेल मी। हाँ सर। ये पाई चार्ट बहुत कुछ बताता है। क्या बताता है पाई चार्ट? सर ये पाई चार्ट ये बताता है कि गवर्नमेंट का मनी पाइपलाइन। ओके सर, ये थोड़ा पुराना डेटा है, 2019 या 20 का होगा, 2019-20 का, एकदम रिसेंट का भी एक था मेरे पास। ये थोड़ा सा रिसेंट है, मतलब आई थिंक 2022-23 का है, लेकिन कोई बात नहीं। एक्चुअली ये कहाँ से मिला मुझे? गवर्नमेंट का जो बजट निकलता है ना, वहां से मिल जाता है। आप लोग भी निकाल सकते हो, गवर्नमेंट बजट के साइड में जाओगे आपको मिल जाएगा। लेकिन अभी मैं आपको ना जस्ट आइडिया देना चाहता हूँ कि आखिर गवर्नमेंट जो पैसा कमाता है वो कहाँ से कितना कमाते हैं, और उसके साथ जीएसटी का कितना बड़ा रिश्ता है। ठीक है, जीएसटी का रिश्ता बहुत बड़ा है गवर्नमेंट के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, हमारा आपका सबका किस्मत डिपेंड करता है इससे। सर कैसा किस्मत? यही, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, हमें बिजनेस चाहिए, मैंने अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, कंट्री में डेवलपमेंट चाहिए, अच्छा स्कूल चाहिए, अच्छा कॉलेज चाहिए, अच्छा हॉस्पिटल्स चाहिए। ठीक है, डेवलप कंट्री चाहिए। इन सिंपल कहे तो इंडिया को हर कोई एक डेवलप नेशन देखना चाहता है। क्या सर हम लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं सर? इंडिया को एक डेवलप नेशन हर कोई देखना चाहता है कि जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज होते हैं ना, वैसा इंडिया भी वैसा बन जाए, फुल प्रूफ एकदम फैसिलिटीज के साथ। लेकिन उसके लिए देश में पैसा चाहिए सर। और ये जो पढ़ाई है ना सर, दैट इज इनकम टैक्स, जीएसटी। इनकम टैक्स को डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, जीएसटी को इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स इसलिए क्योंकि हम लोग इनकम टैक्स में क्या होता है, जो लोग इनकम टैक्स क्लास ऑलरेडी
हम लोग कर रहे हैं सर, वहां पर बात करेंगे इनकम टैक्स के बारे में। इनकम हम करेंगे, फिर गवर्नमेंट को हमारे इनकम के बेसिस में कैलकुलेट करके टैक्स देते हैं। पर जीएसटी इज नॉट लाइक दैट। जीएसटी में ना वैसा सिस्टम नहीं होता है। हम आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं, प्रोडक्ट परचेज करने के टाइम पे इनडायरेक्ट वे में गवर्नमेंट के घर में टैक्स जमा करते हैं, है ना सर? गवर्नमेंट के घर में इनडायरेक्ट वे में टैक्स जमा करते हैं। अच्छा, कोई मुझे बता सकते हो आप में से कि जीएसटी को इनडायरेक्ट टैक्स क्यों कहता है? एनीवन ट्राई करोगे सर थोड़ा सा? सर क्योंकि जीएस वो गुड्स गुड्स और सर्विसेज पे लगाया जाता है, डायरेक्टली आपकी इनकम पे लगाया नहीं जाता है। जो कमोडिटीज हम लोग खरीदते हैं उस पे वो टैक्स चलो, लगाया जाता वेरी गुड सर, ये एक अच्छा जवाब मिला मुझे। और कोई? एनीवन? ट्राई करो सर, कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट अ डिस्कशन और कुछ नहीं। जीएसटी को इनडायरेक्ट टैक्स क्यों कहा जाता है? बोलो। चाहे इसका बर्डन शिफ्ट हो जाता है। इसका बर्डन शिफ्ट हो जाता है। ये एक अनदर वेरी लॉजिकल डिस्कशन, वेरी गुड सर। इसका बर्डन शिफ्ट हो जाता है। मैं समझाता हूँ बर्डन शिफ्ट का मतलब क्या है, थोड़ा समझाओगे सर? बर्डन शिफ्ट का मतलब তো ম্যানুফ্যাকচারার থেকে হোলসেলার থেকে রিটেলারে যায়নি, রিটেলার থেকে কনজিউমারকে আলটিমেট বার্ডেনটা পুরো ট্যাক্সটা দিতে হয়। वेरी गुड सर, वेरी गुड। मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कस्टमर। माने एक्चुअली जीएसटी का जो टैक्स है ना सर, दोनों आंसर ही सही है, दोनों आंसर ही सही है। जैसे दर्श ने जो कहा वो भी बिल्कुल सही है कि सर इसमें हम अपनी इनकम से डायरेक्टली नहीं देते, अल्टीमेटली हम कहाँ से देते हैं सर? जो गुड्स या सर्विस हम मार्केट से परचेस करते हैं उसके पर्टिकुलर दाम के अंदर टैक्स होता है। तो ये भी एक इनडायरेक्ट वे हुआ ना, ऑब्वियसली, क्योंकि डायरेक्टली तो नहीं दे रहे ना, इनकम से नहीं दे रहे। परचेस के टाइम पे गुड्स के अंदर, जैसे मानो आप एक शैम्पू का पैकेट खरीद रहे हो, एक साबुन खरीद रहे हो, एक मैगी पैकेट खरीद रहे हो, आप उसमें टैक्स दे रहे हो, बिल्कुल। तो दिस इज द इनडायरेक्ट वे ऑफ पेइंग टैक्स। एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो सैनोन एंड ऋषभ ने जिसके बारे में जवाब दिया, वेरी गुड सर, कि इसमें टैक्स का बर्डन शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे मानो मैन्युफैक्चरर जो प्रोडक्ट परचेस करता है, मैं सिखाऊंगा आज आपको, मैं बताऊंगा थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन सिखाने से पहले जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी बताऊंगा कि कैसे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करते, पूरा प्रोसेस। एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए कंपनी सेक्रेटरी, एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट, जब आप काम करोगे ना, प्रैक्टिस करोगे, तो इवन जो लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस करते हैं उनको जैसे जिस तरह से वो लोग क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, किस तरह से कहाँ जाके करना है, वो पूरा प्रोसेस भी समझाऊंगा। ठीक है, ये क्लास का ही आज का ये जो जीएसटी का टॉपिक में लिया, इसका यही पर्पस है कि जीएसटी क्या है इसके बारे में थोड़ा बात करना है सर। जीएसटी पहले क्या था, आज क्या हुआ, इसका हल्का सा आइडिया, एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, दैट इज द मेन मोटो ऑफ टुडेस क्लास। सो बड़ा मजा आएगा सर, दिल थाम के और दिमाग को शांत करके बैठो, ठीक है? सर सब थम जाएगा तो मर जाएंगे, नहीं नहीं सर, वैसा वाला थमना नहीं है, माने पीस, पीस, ठीक है? परमानेंट पीस नहीं। ओके, तो मैन्युफैक्चरर से रिटेलर क्या होता है कि ये टॉपिक में थोड़ा सा मैं प्रेजेंटेशन एक रेडी किया आप लोगों को बताने के लिए। ये देखो यहाँ पर ना, ये जो वाई डू वी नीड जीएसटी, आज ना मैं पीडीएफ जनरेट नहीं कर पाया, पता नहीं सर पीडीएफ क्यों नहीं जनरेट हो रहा था, मे बी नेटवर्क इश्यूज के कारण। इस पे ना एक पूरा एक स्ट्रक्चर में जनरेट किया था, वही मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर ना पूरा बताया कि जी ये करंट टैक्स मैंने बेसिकली, ये ना पुराना टैक्स है। जब हमारे देश में वैट चलता था, जैसे हम लोग जब पढ़ाई करते थे ना, उस टाइम पे वैट चलता था, सर्विस टैक्स चलता था। उस उन दिनों क्या सिस्टम था और आज के डेट में क्या सिस्टम हुआ है, मैं इसके बारे में आपसे बात करूंगा, ठीक है? मैंने आज के डेट में मैंने जीएसटी, आज के डेट में मैंने जीएसटी में, तो इसमें क्या किस तरह से बर्डन शिफ्ट होता है ये भी बता देंगे सर थोड़ा सा, ठीक है? तो जस्ट वेट, बर्डन शिफ्ट के बारे में थोड़ा सा मैं बात करूंगा, तो जस्ट वेट एंड देखो सर आगे का। लेकिन जो पॉइंट मैं एक्चुअली स्टार्टिंग से बात करने का कोशिश कर रहा हूँ कि सर जीएसटी जानने का इतना जरूरत क्यों है? सर इसलिए जानना है क्योंकि गवर्नमेंट क्या चाहता है, गवर्नमेंट देखता है कि भाई हमें रेवेन्यू चाहिए, कंट्री को डेवलप करना है। सारा पैसा कहाँ से आता है सर? ये नील पाई देख रहे हो सर, पाई चार्ट के अंदर जितना ब्लू एरिया है, कॉर्पोरेट टैक्स 6.1 ट्रिलियन, माने जो कंपनी टैक्स गवर्नमेंट को जाता है, कंपनी कंट्री में बिजनेस करता है उसका 6.1 ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन माने सर 1 लाख करोड़ इंडियन मनी में, 1 ट्रिलियन माने 1 लाख करोड़ इन इंडियन मनी। 6.1 ट्रिलियन कॉर्पोरेट टैक्स मिलता है गवर्नमेंट को। इनकम टैक्स मिलता है सर 5.5 ट्रिलियन।
जीएसटी ये फिर भी पुराना, ये और ज्यादा हो गया, ये तो 1920 का डेटा है सर, ये और ज्यादा हो गया सर। 6.1 ट्रिलियन जीएसटी से गवर्नमेंट को मिलता है। सेंट्रल एक्साइज ये भी एक टैक्स है, बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर देता है, आज के डेट में ये जीएसटी के साथ इंक्लूड हो गया। माने आप बोल सकते हो कि जो एक्साइज ड्यूटी है वो जीएसटी के साथ मार्ज होके अल्टीमेटली करीब करीब 8 से 9 करोड़, सॉरी ट्रिलियन, करोड़, लाख करोड़, 8 to 9 लाख। मैं तो आपको कहता हूं कि अगर 22-23 का डेटा देखोगे, रिसेंट डेटा, तो कम से कम 10 लाख करोड़ कम से कम सिर्फ जीएसटी से गवर्नमेंट इनकम करता है। और ये जितना ग्रो करेगा कंट्री के लिए उतना अच्छा है, क्योंकि यहीं पर है सर कंट्री का इनकम। इसीलिए कंट्री का मेन इनकम जो है उसको इग्नोर तो कर ही नहीं सकते। और चार्टर्ड को, कंपनी सेक्रेटरी को, कॉस्ट अकाउंटेंट को अच्छा खासा नॉलेज चाहिए। क्यों नॉलेज चाहिए? क्योंकि अल्टीमेटली गवर्नमेंट इन्हीं के पास आते हैं कि भाई रिटर्न फाइलिंग का पूरा प्रोसेस, क्योंकि अल्टीमेटली गवर्नमेंट का जो भी कंप्लायंस है, ठीक है, गवर्नमेंट क्या बोलते हैं कि भाई हमारे पास टैक्स क्यों नहीं आ रहा है, कम क्यों आ रहा है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बिजनेसमैन को क्लाइंट बनाते हैं, बिजनेसमैन उनके पास आएगा, कंपनी सेक्रेटरी के पास आएगा, अल्टीमेटली देश का रेवेन्यू जनरेशन पे कंट्रीब्यूट करे। तो ये रोल प्ले है, और इसीलिए एक सीए को, एक सीएस को ये जानना बहुत जरूरी होता है सर, ठीक है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अपना फार्म के थ्रू से, अपने प्रैक्टिस के थ्रू से, क्लाइंट को मैनेज करने के थ्रू से ये पूरा खेल खेलता है। सर गवर्नमेंट और भी कुछ एरिया से कमाते हैं क्या? मैंने गवर्नमेंट का इनकम सोर्स जैसे आप देख सकते हैं सर, यहाँ पर ग्रीन एरिया में कुछ नॉन टैक्स रेवेन्यू है, मैंने जो गवर्नमेंट का ना बेसिकली कंपनी वगैरह से गवर्नमेंट कमाते हैं करीब 1.3 ट्रिलियन का आसपास। डिविडेंड प्रॉफिट भी करता है, ठीक है, कंपनी कंपनी का डिविडेंड वगैरह से, तो इसमें से 2 ट्रिलियन समथिंग। गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा मार्केट से लोन लेने के पीछे खर्चा होता है, 4.7 ट्रिलियन, इट्स ह्यूज मनी सर। तो ये जितना कम जरूरत हो तो उतना ही अच्छा, क्योंकि लोन का बर्डन अल्टीमेटली पब्लिक पे ही शिफ्ट होता है, क्योंकि लोन इंटरनेशनल मार्केट से लिया जाता है ना, लाइक वर्ल्ड बैंक से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, तो ये लोन का इंटरेस्ट भी तो गवर्नमेंट ही हमारे इनकम से पे करता है ना। माने हम टैक्स देंगे, इस टैक्स का एक हिस्सा मार्केट के इंटरेस्ट पे करने में चला जाता है। लेकिन सर कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि इतना टैक्स जनरेट होता नहीं है जो इतना बड़ा देश को चला सके। 140 करोड़, 140 करोड़ प्लस का पॉपुलेशन है देश का, जिसके ऊपर बेस करके इतना बड़ा कंट्री को चलाने के लिए और पैसा का जरूरत है। मैंने अगर सच बताओ तो ये जीएसटी कम से कम 20-25 करोड़ का हो जाए तो भी कम पड़ जाए, कॉर्पोरेट टैक्स 15-20 करोड़ का हो जाए तो भी कम पड़ जाए, लेकिन फिर भी बेहतर हो। इनकम टैक्स एटलीस्ट 15-20 करोड़ हो जाए तो भी कम है। सर ठीक है, जस्ट फॉर एन आइडिया मैं आप लोगों को ये डेटा थोड़ा शेयर किया, ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना सर कि ये क्या है और क्यों है? तो हम लोगों का आज का जो डिस्कशन है या सब्जेक्ट है वो है जीएसटी। ये जो इनकम टैक्स हम लोग पढ़ेंगे ना, उसमें हम लोग मेनली दो तरह का इनकम टैक्स यहाँ पर इंटरमीडिएट लेवल में पढ़ेंगे, दैट इज इनकम टैक्स एंड जीएसटी। कॉर्पोरेट टैक्स भी है सर, नॉर्मली फाइनल लेवल में इसका डिस्कशन होता है। तो ये पूरा टैक्स के बारे में नॉलेज गैदर कर लो, काम खत्म। अच्छा, कस्टम्स भी किसी किसी का है, जैसे सीएमए के अंदर, सीएस के अंदर कस्टम एक्ट पढ़ा जाता है इंटरमीडिएट में, और बाकी सीए वाले लोग फाइनल में ही कस्टम्स एक्ट पढ़ते हैं नॉर्मली। तो ये एक बेसिक एरिया है जो मैं आपको आइडिया दिया कि सर ये टैक्सेशन सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट है कंट्री के लिए। अब चलो आते हैं सर डायरेक्टली पढ़ाई में। सर বোঝা যাচ্ছে? हाँ सर, সবাই বুঝতে পারছে কি পারছে না? প্লিজ টেল মি। हाँ सर, समझ आ रहा है। है सर। ओके सर, ओके। सो बेसिक एक ओवरव्यू दे रहा था हम लोग, अब हम लोग इसका डेप्थ पे जाएंगे, इसके डेप्थ में जाएंगे। सर व्हाई डू वी नीड जीएसटी? जीएसटी का जरूरत क्यों है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, इस सवाल का जवाब देने में टाइम लगेगा हाफ एन आवर एटलीस्ट। और फिर एक अनदर जवाब है सर, द प्रोसेस ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ठीक है, सेकंड सबसे बड़ा सवाल, इसके पे भी आधा घंटा टाइम लगेगा एटलीस्ट, ज्यादा हो सकता है क्योंकि मैं थोड़ा सा स्टोरी भी करता हूँ ना, तो टाइम लग जाता है। तो कहीं ना कहीं अगला आधा आधा घंटा, 1 घंटा टाइम पूरा का पूरा जीएसटी के बेसिक कॉन्सेप्ट में और जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में। कोशिश करेंगे टू दी पॉइंट बात करने का, जो मेरे से होता नहीं है, थोड़ा सा मैं बह जाता हूँ, पर आई विल ट्राई माई बेस्ट। अच्छा, क्या है ना, बहुत सारा चीज आप लोगों को दिखाना पड़ता है। जैसे ये पूरा जो जीएसटी का खेल होता है, उसके लिए हमें जीएसटी के साइट में जाना चाहिए एक बार। इसको बोलते हैं जीएसटी पोर्टल, ठीक है। देखो मैंने क्या लिखा, gst.government.in। पूरा जीएसटी का जो गवर्नमेंट का खेल चलता है वो इसी गवर्नमेंट साइट में चलता है।
इसी के थ्रू से पूरा खेल होता है। मैंने अल्टीमेटली आप लोग जब पूरा काम सीख जाओगे ना जीएसटी के बारे में, सारा खेल खेल लोगे, मैंने सारा जितना नॉलेज चाहिए, तो अल्टीमेटली इसी गवर्नमेंट साइड में ही आपको सारा दिन बिताना पड़ेगा जीएसटी रिलेटेड मैटर। और इवन हम लोग भी आज क्लास में इसका कुछ एरिया जैसे रजिस्ट्रेशन में प्रोसेस है ना, वहीं से होता है। ये देखो सर्विस में जाओ, ये देखो देख रहे हो सर, रजिस्ट्रेशन, पेमेंट्स, यूजर सर्विस, रिफंड्स, ईवेबल, ट्रैक एप्लीकेशंस, ठीक है। लॉ, इवन जो जीएसटी लॉ आप लोगों को पढ़ाया जाता है उसका लॉ का कुछ कॉपी आपको इसके साइड में, मैंने ओरिजिनल कॉपी यहाँ पर भी मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर जैसे आगे आगे हम लोग ना जीएसटी रिटर्न पढ़ेंगे, ठीक है। आई थिंक नेक्स्ट वीक पढ़ लेंगे सर जीएसटी रिटर्न। तो जब हम लोग नेक्स्ट वीक जीएसटी रिटर्न पढ़ेंगे तो कौन से बिजनेसमैन के लिए, कौन सा फॉर्म चाहिए होता है कॉम्प्लायंस के लिए, उसका पूरा डिटेल्स है, मैंने व्हाट फॉर्म फॉर होम, ठीक है। जैसे जीएसटी 3B1, आईएफए क्या होता है, आई विल टेल यू एवरीथिंग। और ये आप लोगों के कोड का पार्ट है। मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा जीएसटी लॉ, मैंने जीएसटी बेसिकली एक प्रोविजंस बेस्ड सब्जेक्ट भी है, मैंने लॉ बेस्ड, लेकिन साथ में जीएसटी एक प्रैक्टिकल भी है, तो दोनों को एक मार्च करूंगा सर, ठीक है। दोनों को मार्च करके पढ़ाने से पढ़ा इंटरेस्टेड होगा, नहीं तो ना जीएसटी बहुत बोरिंग भी हो जाता है, ठीक है। तो मैं ट्राई करूंगा कि जितना हो सके एक मिक्स करने का, कि ताकि एक प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरेटिकल का एक बैलेंस बना रहे, ठीक है। तो जैसे जैसे टॉपिक बढ़ता जाएगा मैं सारा बात करूंगा, लेकिन एक बात याद रखो कि पूरा जो खेल है जीएसटी का वो इसी के थ्रू से है। रजिस्ट्रेशन किसको करना है सर? बिजनेसमैन को रजिस्ट्रेशन करना है। जो बंदा इंडिया में बिजनेस करता है उनको करना होता है। सर उसका क्या है, लिमिट है क्या? हाँ सर, हर बिजनेसमैन को नहीं, एक जीएसटी में टर्नओवर के बेसिस में होता है। नॉर्मली 20 लाख टर्नओवर देखा जाता है इन जनरल। एक 40 लाख का भी लिमिट है, 10 लाख का भी लिमिट है, बट वो फर्दर बात करेंगे सर किसका 40 लाख किसका 10 लाख। बट इन जनरल 20 लाख का लिमिट है कि अगर आपका बिजनेस का साल भर का टर्नओवर 20 लाख होता है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। आई विल टेल यू एवरीथिंग, थोड़ा वेट कर लो, धीरे धीरे सब बात खोलेंगे, एक साथ सारा पत्ता नहीं खोल पाएंगे सर, लेकिन धीरे धीरे मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक एक करके सारा एक एक करके फंडा बताएंगे जीएसटी का। तो पहले ना कुछ क्वेश्चन का बेसिक जवाब ढूंढते हैं कि व्हाई डू वी नीड जीएसटी। जीएसटी अगर नहीं होता तो क्या होता, या फिर जैसे कि मैं आपको बोला कि इससे पहले हमारे देश में 2017 से पहले, जुलाई मंथ के पहले देश में वैट एंड सर्विस टैक्स ये सब चलता था, तो तब क्या प्रॉब्लम था, या फिर उससे बेहतर जीएसटी क्या कर रहा है, मैंने ऐसा क्या उखाड़ लिया जीएसटी आके। हाँ सर, ऐसे बोलते हैं ना, क्या उखाड़ लेगा भाई, जीएसटी आके ऐसा क्या उखाड़ लिया। इन सिंपल जीएसटी आने के बाद टैक्स का चोरी कम हुआ, गवर्नमेंट का रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ा, पब्लिक के ऊपर बर्डन थोड़ा सा, मैंने क्या बोलेंगे सर, मैंने पहले क्या होता ना, काफी लोग बिना टैक्स का ही बिजनेस करता था। जीएसटी आने के बाद बिना टैक्स का बिजनेस करना मुश्किल हो गया है, एडमिनिस्ट्रेशन टफ हो गया है। अगर बोलो कि सामान का दाम बढ़ा है कि घटा है, तो मैथमेटिकली बढ़ा है, सॉरी कम हुआ है। मैथमेटिकली प्रोडक्ट का प्राइस कम हुआ है वैट सिस्टम से। वैट सिस्टम मैंने वैल्यू एडेड टैक्सेशन जो 2017 से पहले इंडिया में चलता था, वैट सिस्टम या सर्विस टैक्स सिस्टम में मैथमेटिकली ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता था कंपेयर टू जीएसटी, ठीक है। मैंने इसमें ज्यादा था, मैं शायद गलत बोल दिया, वैट में ज्यादा था जीएसटी में कम है मैथमेटिकली। लेकिन एक दूसरा प्रॉब्लम है, दूसरा प्रॉब्लम क्या, जब वैट था कंट्री में तब काफी लोग जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं था, लेकिन जीएसटी आने के बाद रजिस्ट्रेशन काफी मैंडेटरी हो चुका है। मैंने आप ज्यादा टैं वै नहीं कर सकते, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो चलो एक एक करके आपको समझाते हैं। सो व्हाई डू वी नीड जीएसटी? जीएसटी इज अ सिंगल टैक्स। जीएसटी क्या है सर? एक सिंगल टैक्स। तो स्क्रीन शेयर है ना? हेलो, अबे स्क्रीन देखते बच्चे प्लीज चलिए सर। हाँ सर देख रहा हूँ। ओके सर, तो क्या कहते हैं सर, इट्स सिंगल टैक्स दैट हैज सबसम सेवरल इनडायरेक्ट टैक्सेस। जैसे कि जीएसटी के अंदर पुराना टैक्स को सबसम्ड किया गया। सबसम्ड माने पहले इंडिया में और भी टैक्स, जैसे मैं आपको क्या बोला, वैट था, इनडायरेक्ट में वैट था, सर्विस टैक्स था, एक्साइज ड्यूटी था। सर ये सब क्या है? जैसे वैल्यू एडेड टैक्स, ये बेसिकली चलता था स्टेट के अंदर। जब कोई प्रोडक्ट का बिजनेस होता था ना, सपोज मैं वेस्ट बंगाल में बिलोंग करता हूँ
तो वेस्ट बंगाल से एक सिटी से दूसरे सिटी में अगर प्रोडक्ट के ना खरीदना बेचना करना है, ठीक है, मानो आप वेस्ट बंगाल में कोलकाता में रहते हो, से फॉर एग्जांपल, आप कोलकाता में रहते हो और आपका प्रोडक्ट कोलकाता से, ये एक सिटी है, इस सिटी से मानो वेस्ट बंगाल का दूसरा हिस्सा, कोई एक दूर का हिस्सा लेते हैं सर, एनी अदर सिटी, लाइक फ्रॉम कोलकाता टू दुर्गापुर, या फिर दुर्गापुर टू सिलीगुड़ी, ठीक है, या फिर कोलकाता से खड़गपुर इधर आएगा, ठीक है, ये मेरा होम टाउन है इसलिए मुझे पता है, दीघा, कहीं पर भी वेस्ट बंगाल के अंदर कहीं पर भी, मुर्शिदाबाद, मालदा, एनी एरिया, इसमें वैट लगता था। और नॉट जस्ट इन केस ऑफ वेस्ट बंगाल, किसी भी स्टेट के अंदर, जैसे मानो वाराणसी से प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है, पटना से दरभंगा बिहार में, यूपी में, पटना से दरभंगा बिहार के अंदर, तो एक स्टेट के अंदर जब प्रोडक्ट का ट्रांजैक्शन चलता था तो वैट लगता था। से फॉर एग्जांपल मैं कोलकाता से कोई प्रोडक्ट सिलीगुड़ी सेल करना बेचना चाहता हूँ, मानो प्रोडक्ट का प्राइस है 1000 रुपीज, उसमें मानो 10% वैट लगेगा, तो 1000 का 10% कितना हो जाएगा, 100 रुपीज। ये 100 रुपीज वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के पास जमा होगा, मैंने ऑन दैट टाइम जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को रन करेगा उनके पास ये 100 रुपीज जमा होगा, 1000 का 10%, ये वैट चलता था। ये क्या चलता था सर, वैट के टाइम पे, ठीक है। तो मिनिमम वैट का रेट था 5%, 5 से लेके 14% तक, इवन 28 तो नहीं था, 5 था, 12 था, ठीक है, 10% था, इस तरह का वैट रेट चलता था सर। 15%, 18%, सर्विस टैक्स भी होता था। सर्विस टैक्स तो कई बार जहां पर सर्विस भी गुड्स के साथ मिक्स था, तो वैट और सर्विस टैक्स मिला के होता। मानो आप रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, पता होगा जो लोग 2017 से पहले, 2017 से पहले अगर आप कहीं पर भी थोड़ा सा बिल देखे होंगे ना, आप लोग ऐसा तो भी मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि 2017 से पहले हम लोग यहाँ पर थे ही नहीं, कहीं ना कहीं तो थे, थोड़ा सा मे भी आप लोगों का एज कम था, उतना शायद मैंने उतना गौर नहीं किए होंगे, उतना उतना आप लोग शायद ध्यान नहीं दिए होंगे। बट अगर माँ बाबा को भी पूछेंगे ना, वो भी बता देगा आपको कि आप मानो पिज्जा हट में जाके पिज्जा खा रहे हो एग्जाम्पल, ठीक है, तो पिज्जा हट वाले ना आपको एक 200 रुपए का पिज्जा बोलेगा कि 199 का पिज्जा, ठीक है, फिर 199 के ऊपर ना 14% वैट प्लस 14% सर्विस टैक्स प्लस कुछ एक्स्ट्रा सेल्स भी होता था, सब मिला जुला के आपके ऊपर लगा देगा, फिर यही 199 का चीज स्काई रॉकेटिंग होकर 350 का बिल बना देगा, जो भी हो। नो व्हाट इज द पॉइंट सर? सर पॉइंट ये है कि जब जीएसटी नहीं था तो वेरियस काइंड्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम चलता था। जब जीएसटी नहीं था तो वेरियस काइंड्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम चलता था। वो सब अलग अलग, जैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में प्रोडक्ट लाएंगे, एंट्री टैक्स दो। एंट्री टैक्स समझते हो? ऑक्ट्रॉय बोल के एक टैक्स होता था। एंट्री टैक्स क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। से फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल बॉर्डर छोड़ के अगर कोई गुड्स झारखंड बॉर्डर की तरफ जाता तो बीच में एक बॉर्डर गेट पड़ेगा स्टेट के अंदर, कोई भी स्टेट, नॉट जस्ट मैं वेस्ट बंगाल का ही बात क्यों करूं, इंडिया का कोई भी स्टेट है, सपोज पंजाब से कोई प्रोडक्ट राजस्थान बॉर्डर की तरफ आएगा, या फिर गुजरात से कोई प्रोडक्ट मध्य प्रदेश की तरफ आएगा, ठीक है, बॉर्डर क्रॉस करना है, एक एंट्री टैक्स देना है। और बॉर्डर में ना लाइन, पूरा गाड़ी लाइन लग जाता है, इवन कभी कभी तो लाइन खोलने में 2 दिन 3 दिन तक लग जाता है। मैंने गाड़ी का वो जो मैंने गेट क्रॉस करने के एंट्री टैक्स दे के खत्म होना, बहुत लंबा लाइन पड़ता था। ये सब सिस्टम खत्म हो गया सर, चक्का जाम हो जाता था, इन सिंपल कहा जाए तो पूरा इंडिया का ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम में एक रुकावट आ जाता था। स्टेट क्रॉस करना इतना मुश्किल था। लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे, जीएसटी सिस्टम एकदम ना जैसे कोई दवाई की तरह काम किया है। और इंडिया का जीडीपी ग्रोथ में, इंडिया के स्पीड माने गाड़ी वाला का गाड़ी रुकेगा नहीं, कोलकाता से गाड़ी छोड़ेगा उड़ीसा एकदम तुरंत पहुंचेगा। देश के अंदर कोई भेदभाव नहीं ठीक है, कोई बॉर्डर नहीं, एकदम बॉर्डरलेस कंट्री बन गया। देश एक है तो फिर बॉर्डर क्यों? हाँ, कंट्री बीच में आ जाए अलग बात है। आजकल तो सर हम लोग बांग्लादेश भी इजीली जाते हैं, बांग्लादेश गवर्नमेंट के साथ अच्छा खासा टाई अप हुआ है, ज्यादा रोक टोक नहीं है।
इवन वेस्ट बंगाल बॉर्डर से बांग्लादेश होके त्रिपुरा जा रहा है गाड़ी, सीरियसली। तो ये सब जीएसटी के कारण संभव हुआ है। माने ये एकदम ना, ये जो हर जगह में प्रॉब्लम था, ये यहाँ पर टैक्स दो, वहां टैक्स दो, वहां रोक लगाओ, यहाँ रोक लगाओ, ये सारे रोक टोक को खत्म किया। और इंडिया, इवन हम लोग नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करने में देरी होता था, उसको भी सॉल्व कर पा रहे हैं काफी। मैंने बेसिकली मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सेवन सिस्टर्स, ठीक है, उनका भी कनेक्टिविटी पहले से बेहतर हुआ है। एंड ये सारा खेल जीएसटी के कारण। आप बिलीव नहीं करोगे, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा आपको मैं क्यों इतना सारा बात एक साथ आपको कर रहा हूँ। आपको समझ में आ जाएगा कि इंडिया की ग्रोथ के पीछे जीएसटी का एक बहुत बड़ा रोल होता है। अब इसको थोड़ा सा और डेप्थ में समझते हैं सर, थोड़ा सा और डेप्थ में समझते हैं। सिर्फ किस्से कहानी में तो बात नहीं चलेगा ना, फैक्ट्स में भी जाना पड़ेगा। तो लुक एट सर, say for example, GST is a single tax that has subsumed, क्या बोलता है सर, subsumed माने जोड़ दिया गया, several indirect tax that were previously levied on the sale of goods and services। जो मैं आपको कहने का कोशिश कर रहा था कि पहले वैट था, सर्विस टैक्स था, एक्साइज था, एंट्री टैक्स था, ट्रॉय था, ठीक है, एंटरटेनमेंट टैक्स बोल के अलग से लिया जाता था, ठीक है, सबको हटा दिया और एक टैक्स। इसलिए देखो जीएसटी का अगर कभी आप लोग पुराना पेपर देखोगे ना 2017 के आसपास का, देखो घर पे होगा, इफ बाई चांस इवन इंटरनेट में मिल जाएगा, उसमें एडवर्टाइजमेंट आता था, वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स, इसी तरह से एडवर्टाइजमेंट आता था। एक टैक्स से पूरा देश चलेगा, एक टैक्स से पूरा देश चलेगा। हर जगह में टैक्स नहीं देना है, क्योंकि जितना जगह बनेगा उतना एडमिनिस्ट्रेशन बनेगा। हर डिपार्टमेंट का मैचिंग करना मुश्किल है। जैसे आपको एक चीज बताते हैं, अच्छा चलो थोड़ा वेट कर जाओ, क्यों बता रहा हूँ मैं समझाता हूँ। अच्छा, इट इज एप्लीकेबल टू द मैन्युफैक्चरर, सेल एंड कंजम्पशन ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस इन इंडिया। Previously levied on the sale of goods and service, it is applicable to the manufacture, sale and consumption. Manufacture पे भी लगेगा, sale पे भी लगेगा, consumptions पे भी लगेगा। Now the section will cover the following topics. Why do we need GST? How can GST change this? ठीक है, माने GST ऐसा क्या चेंज कर दिया प्रीवियस टैक्स स्ट्रक्चर के साथ। फिर GST में क्या चेंज आया, मैं क्या क्या बात करूंगा वही मैं बोल रहा हूँ सर। फिर GST टैक्स स्ट्रक्चर कैसा है, जीएसटी का टैक्स स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे जीएसटी में एक जीरो रेटेड स्ट्रक्चर है, एक लोअर रेट स्ट्रक्चर है, और एक स्टैंडर्ड रेट स्ट्रक्चर है, और एक हायर रेट स्ट्रक्चर है। मैं बता रहा हूँ सर, ठीक है, आपको पूरा समझ आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद हम लोग और क्या पढ़ेंगे इस टॉपिक में, बेसिक्स में एक छोटा सा टॉपिक है बेसिक्स में, एडिशनल सेल्स का भी एक कॉन्सेप्ट है, माने एक्स्ट्रा सेल्स माने एक्स्ट्रा टैक्स। जैसे ये स्टडी हम लोग इनकम टैक्स में सरचार्ज पढ़ रहे थे ना, सरचार्ज माने যেগুলো এক্সেন্ট আর যেগুলোতে লাগেনি এখনো না, জিরো রেট মানে যেগুলোতে एग्जेम्प्टेड अलग होता है सर। एग्जेम्प्टेड माने गवर्नमेंट जिसको कंप्लीटली बाहर रखा है उसको एग्जेम्प्टेड कहते हैं। जीरो रेट माने जैसे एक्सपोर्ट में, एक्सपोर्ट नॉर्म में गवर्नमेंट जीरो रेट करके रखता है, उसमें जीएसटी नहीं लगाते। चाह तो लगा सकता है, लेकिन एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए जीरो रेट करके रखता है। जीरो रेट जो होता है वो उसको कभी भी आप टैक्स में कन्वर्ट कर सकते हो, बट एग्जेम्प्टेड जो है ना उसको कन्वर्ट करने के लिए लॉ में पास कराना पड़ेगा। देयर इज अ डिफरेंस। एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो कस्टम लगे ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कस्टम भी लगता है, जीएसटी भी लगता है। एक्चुअली कस्टम्स को धीरे धीरे हटा देगा और वो पूरा पूरे जीएसटी में आ जाएगा, लेकिन कस्टम्स एक्ट अभी भी है ना सर, तो कस्टम्स को कंप्लीटली हटाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जीएसटी उसमें भी है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी, इंपोर्ट में जीएसटी लगता है सर। कस्टम्स एक्ट जो लोग पढ़ेगा ना सर, मैं उनको पढ़ाऊंगा कि कैसे जीएसटी, आप फॉरेन कंट्री से प्रोडक्ट लाओगे तो इंडियन मार्केट में लाने से पहले कस्टम्स भी देना है, जीएसटी भी देना है। लेकिन ताकि इंडिया का प्रोडक्ट फॉरेन मार्केट में ग्रोथ करे तो इंडिया कभी कभी एक्सपोर्ट में जीएसटी में काफी बार जीरो कर देता है। डोंट वरी, मैं बताऊंगा सर, सारा खेल बताऊंगा, रुक जाओ। अच्छा, सो व्हाई डू वी नीड जीएसटी, हाउ कैन जीएसटी चेंज दिस। प्रीवियस टैक्स स्ट्रक्चर और आज के जीएसटी में कितना डिफरेंस आया है। मैंने प्रीवियस टैक्स स्ट्रक्चर मैंने जब 2017 से पहले, ठीक है। अच्छा, जो इंपॉर्टेंट एक बात मैं तब से करे जा रहा हूँ और उसका एक मैंने थोड़ा जवाब भी देख लो। आइडिया मिल गया सर, क्योंकि मैं इतना देर से जो किस्से कहानी बता रहा हूँ उसमें हमने सारा बात कवर कर दी। Why do we need GST? The previous tax system involved multiple taxes.
पुराना मैंने बिफोर जीएसटी इतना सारा टैक्स होता था, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लायंस होता था। कॉम्प्लायंस माने ये जो कंपनी सेक्रेटरीज होते हैं इनका काम क्या है, कॉम्प्लायंस ऑफिसर कहलाता है। कॉम्प्लायंस का मतलब क्या होता है सर, हर बिजनेस में उनको ना टाइमली जितना भी गवर्नमेंट का ऑफिशियल चीजें हैं वो कंप्लीट करना। से फॉर एग्जांपल टाइमली टैक्स पे करना है, कॉर्पोरेट टैक्स, टाइमली जीएसटी पे करना है, टाइमली कंपनी का रिटर्न फाइल करना है, टाइमली कंपनी का मीटिंग अरेंज करना है, ये सारा खेल कंप्लायंस के अंदर आता है। ऐसे तो ये पूरा लीगल टर्म है, कंप्लायंस बोला जाता है। तो अगर ज्यादा टैक्स सिस्टम में एक देश है और हजारों सिस्टम, तो बिजनेस कॉम्प्लेक्स हो जाता है। माने बिजनेसमैन बिजनेस करेगा कि हर एक डिपार्टमेंट के दार दार घूमेगा, समझ रहे हो सर, कि इसके लिए यहाँ जाओ, उसके लिए वहां जाओ, ठीक है, तीसरे काम के लिए तीसरे जगह में जाओ। तो गवर्नमेंट कहते हैं कि भाई एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनाते हैं जिसके थ्रू से पूरा खेल खत्म हो। और जैसे कि आज के डेट में सारा खेल इसी पर्टिकुलर साइट में खत्म हो जाता है ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत है कुछ कुछ केस में, बट ऑलमोस्ट कवर हो जाता है। तो जीएसटी लाने के पीछे का मेन पर्पस क्या है, टू द प्रीवियस टैक्स सिस्टम जिसमें मल्टीपल टैक्सेस था, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लायंस था, प्रोसीडियर्स कॉम्प्लेक्स था, इंटरवेंशन बाय सेवरल स्टेट जो मैं आपको बता रहा था, हर स्टेट का अपना अपना इंटरवेंशन, सेंट्रल टैक्स डिविजन्स, ठीक है। दिस मेड इट हाईली डिफिकल्ट टू सेट अप अ बिजनेस इन इंडिया। मैंने इंडिया में बिजनेस करना जैसे मैंने हाथी को पैंट पहनाने समान इतना बड़ा। मैंने बिजनेस क्या करेगा, पहले तो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट घूमते घूमते माथा कर। बिजनेसमैन मैंने एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलप करने के लिए बिजनेसमैन को तो हल्का करना है ना भाई। उनको अगर तुम बात बात में ये करना है वो करना है, ठीक है, फलाना डिकरा, माथा खराब हो जाए। तो इस चीज को सॉल्व करना, तो ये सॉल्व हुआ है सर। इसीलिए इंडिया का एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट भी पहले से ज्यादा ग्रोथ हुआ है अंडर जीएसटी रिजीम। मैंने एग्जाम में भी इसी तरह से सिंपल तरीके से लिख सकते हो, इसमें नोट को बड़ा सिंपल करने का कोशिश किया। Under the GST regime, instead of applying taxes on the total value of the product or at each stage, the GST only imposes tax on value addition. पहले ना हर स्टेज में जीएसटी लगता था, इस बार सिर्फ वैल्यू एडिशन चलेगी। Since it's provide credit for input tax, मैं बताता हूँ, जो लोग रिसेंटली एक बार इनपुट क्रेडिट पढ़ चुके हो, वेरी गुड सर, उनको पता होगा इनपुट क्या होता है, बट जो नहीं पढ़ा है उनको भी पता लग जाएगा। It provides credit for input tax paid at each previous stage of a supply chain. And this method considerably reduces the overall cost of manufacturing and selling goods. मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। इसको समझाने के लिए मेरे पास दो एग्जाम्पल्स हैं, वो मैं आपको एक बार बता दूं ना, आपको बड़ा सुविधा होगा। जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड। आज पीडीएफ ना होने के कारण ना मुझे थोड़ा दिक्कत हो रहा है। कंपैरिजन ऑफ प्रीवियस टैक्स स्ट्रक्चर वर्सेस जीएसटी, कंपैरिजन ऑफ प्रीवियस टैक्स स्ट्रक्चर वर्सेस जीएसटी। इमेजिन, कुछ देर के लिए सोचो जरा, ठीक है, सोचो जरा सोचो। इमेजिन अ मैन्युफैक्चरर सेलिंग जिंक कोटेड स्टील बकेट, ठीक है, ये प्रोडक्ट है भाई, ज्यादा दिमाग मत लोड मत लो, ठीक है। सिर्फ जिंक की जगह अगर सिर्फ आयरन होता है, अरे चलता है यार, उसमें क्या है। जिंक कोटेड स्टील बकेट टू अ होलसेलर लोकेटेड इन द सेम स्टेट। एक मैन्युफैक्चरर एक जिंक कोटेड स्टील बकेट बेच रहा है, किसको बेच रहा है, होलसेलर को बेच रहा है, उस पर्टिकुलर स्टेट में जो होलसेलिंग करता है। लेट्स कॉल इट अ स्टेट वन, ठीक है, इसको स्टेट वन बताते हैं। मैंने अलग अलग स्टेट है, मैंने मानो बना रहे यूपी में आएगा, बिहार में बना रहे, वेस्ट बंगाल में जाएगा, असम में, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। So imagine a manufacturer selling zinc coated steel bucket to a wholesaler located in the same state. Let's call it state one for rupees 1000, ठीक है, for rupees 1000 each, एक एक का दाम होता है 1000 each प्लस इसमें टैक्स लगेगा, 1000 each प्लस इसमें टैक्स लगेगा। नोट, in this example we are assuming that all taxes, जितना भी taxes हैं associated with the manufacturing process have been paid and the selling price in the first stage is the final price set by the manufacturer। मैंने मैन्युफैक्चरर ने जो दाम लगाया, ठीक है, वो उसका फाइनल प्राइस है जिसमें वैट एक्सक्लूड किया हुआ। तो वी आर अज्यूमिंग दैट ऑल टैक्सेस एसोसिएटेड विद द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हैव बीन पेड। मैंने मैन्युफैक्चरर का जितना भी खर्चा था वो पे कर दिया है, ठीक है, एंड द सेलिंग प्राइस इन द फर्स्ट स्टेज इज द फाइनल प्राइस।
एक्सक्लूडिंग फैट, फैट छोड़ के। तो मैन्युफैक्चरर का हिसाब किताब और यहाँ पर हम लोग देखेंगे नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक चीज माने किसी ना किसी का प्रोसेस को कंप्लीट करके लेने से ही समझ में आएगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा। थोड़ा सा शांत रहो, कुछ देर वेट करो, क्लैरिटी मिलेगा सर, ठीक है। क्योंकि जो लोग स्पेशली पहली बार पढ़ रहे हो उनके लिए बता रहा हूँ, जो पहले कभी जीएसटी पढ़ा नहीं है। अच्छा, प्रीवियस टैक्स स्ट्रक्चर। तो जब जीएसटी नहीं था तब क्या था? मैन्युफैक्चरर सेल्स अ बकेट टू अ होलसेलर लोकेटेड इन द स्टेट 1 फॉर ₹1000 ईच प्लस अ वैट ऑफ 10%। जीएसटी नहीं था ना, तो वैट ही होता था। वैट इज अ हिस्ट्री। बट आपको समझना है कि जीएसटी जब लाया गया पुराने सिस्टम से तो क्या चेंज हो गया। तो 1000 का 10%, तो विच एड्स ₹100 पर बकेट। तो एक्चुअली जो बायर होगा ना, वो 1000 टका तो पे करेगा ही, साथ में हर प्रोडक्ट पे 10% करके ऐड करके 100 रुपया करके ऐड करेगा। मैंने एक्चुअली उसके पॉकेट से निकलेगा 1100, जिसमें से 100 फॉर जीएसटी एंड 1000 फॉर दी बकेट। नाउ वेट सर, वेट, अभी भी मैं आपसे पूछूंगा नहीं, आपको पहले पूरा सिस्टम बताता हूँ, फिर पूछूंगा कि समझ में आया कि नहीं आया। अभी भी वो टाइम नहीं आया, अपना टाइम आएगा सर, रुको। द होलसेलर इन स्टेट 1 बाइज द बकेट। तो स्टेट 1 में जो बंदा है, ठीक है, उसने बकेट को खरीदा 1100 में। एक काम करते हैं, ये जो स्टेट 1 बोला है ना, इसको एक मान लेते हैं कि जिसने बेचा है वो यूपी में है और जो खरीद रहा है वो वेस्ट बंगाल में। मैंने स्टेट 1 इज इन वेस्ट बंगाल, स्टेट 1 जो है वो वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो यूपी से प्रोडक्ट आ रहा है वेस्ट बंगाल। द होलसेलर इन स्टेट 1 buys the bucket for ₹1100 per piece and increase the selling price to ₹2000 per bucket। ध्यान से सुनना, 1100 में खरीद रहा है विद जीएसटी, विद सॉरी विद वैट, विद वैट सर, नॉट जीएसटी। मैं भी कंफ्यूज हो गया, आजकल जीएसटी जीएसटी होता है ना सर, वैट तो उतना होता नहीं है, तो कोई बात नहीं। तो होलसेलर इन स्टेट 1 बाइज द बकेट फॉर 1100 पर पीस। अब वो क्या कर रहे हैं, उस पे सेल प्राइस ऐड कर रहे हैं। कितना ऐड कर रहे हैं सर? 2000 टका पर बकेट, बिफोर सेलिंग ए फ्यू ऑफ देम टू ए रिटेलर लोकेटेड इन अ डिफरेंट स्टेट। मानो ये पश्चिम बंगाल वाले हर पैकेट में, हर बकेट में 2000 करके ऐड कर रहे हैं और फिर उसको दूसरे स्टेट में, से फॉर एग्जांपल आसाम में बेच रहा है, या फिर आसाम में नहीं बेच रहा है, छोड़ो स्टेट मत चेंज करो, मानो अपने ही स्टेट में वेस्ट बंगाल के अंदर ही बेच रहा है, रिटेल कर रहा है ना। या फिर डिफरेंट स्टेट भी हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं, डिफरेंट स्टेट भी हो सकता है, लेकिन रिटेल कर रहा है, होलसेल नहीं। रिटेल और होलसेल में क्या फर्क है? होलसेल में बल्क में परचेसिंग होता है और रिटेल में सिंगल पीसेस में होता है। समझ रहे हो सर? सर अभी तक का पूरा केस क्लियर है? प्लीज टेल मी, ये सिचुएशन क्लियर है अभी तक का? यस सर। बोलिएगा सर। ओके सर, ठीक है, फिर आगे का देखते हैं। अंडर द प्री जीएसटी रिजिम, अंडर द प्री जीएसटी रिजिम दिस इंटरस्टेट सेल, ये जो इंटरस्टेट माने जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट को इंटरस्टेट कहते हैं, और सेम स्टेट के अंदर हो तो उसे क्या कहते हैं सर? वेस्ट बंगाल टू इंट्रा, वेस्ट बंगाल टू महाराष्ट्र, अगर हो नागपुर जैसे महाराष्ट्र में, तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे इंटर स्टेट। ओके, जैसे इंटर स्कूल कंपटीशन और स्कूल के अंदर कंपटीशन, स्कूल के अंदर कंपटीशन तो इंट्रा स्कूल, और दोनों स्कूल में कंपटीशन तो इंटर स्कूल। सिमिलरली दो स्टेट के अंदर ट्रांजैक्शन तो इंटर स्टेट, और जब एक ही स्टेट के अंदर हो तो इंट्रा स्टेट। ओनली राजस्थान के अंदर, ठीक है, इंट्रा, स्टेट चेंज इंटर, बस इतना सा फर्क है। और कुछ नहीं। इंट्रानेट, इंटरनेट कंप्यूटर में भी पढ़े हो, सेम कंप्यूटर के थ्रू से, सेम बिल्डिंग के अंदर लैन के थ्रू से जोड़ने को इंट्रानेट कहते हैं, और जब अलग सर्वर से दूसरे सर्वर में जाते हैं तो उसे इंटरनेट कहते हैं। क्या सर, ऐसे ही होता है ना? आप लोग ज्यादा जानते होंगे कंप्यूटर के बारे में, बोलो। एक ही ऑफिस बिल्डिंग में सेम सर्वर के अंदर 4-5 कंप्यूटर को एक ही इंटरनेट, एक ही नेट से कनेक्ट करने को इंट्रानेट कहते हैं, और जब अलग सर्वर से अलग अलग जगह में कनेक्शन बढ़ता है तो उसे इंटरनेट कहते हैं। यस ना? मैंने मानो कि सेम मेरे घर में मैं अगर एक ही नेट में 2-3 कंप्यूटर को चलाता हूं तो वो इंटरनेट हो, लेकिन जैसे ही मैं अलग बाहर से एक कनेक्शन लेके चला रहा तो इंटरनेट हो गया। सिमिलरली जीएसटी के अंदर या वैट के अंदर भी
ये सिस्टम इज वेरी पॉपुलर, इंट्रानेट सॉरी इंट्रास्टेट एंड इंटर स्टेट। ओके, ना आगे का खेल दो। तो बंदा क्या किया सर, वेस्ट बंगाल वाले रिटेलर ने क्या किया, 1100 में प्रोडक्ट खरीदा, उसमें 2000 और ऐड किए। अच्छा, अंडर ए प्री जीएसटी रिजीम द इंटरस्टेट स्टेट विल अट्रैक्ट सेंट्रल जीएसटी। माने जब आप ध्यान से सुनना, जब आप स्टेट बदल करके, जब आप स्टेट चेंज करके प्रोडक्ट लाते थे ना, तो उसमें सीएसटी लगता। तो सेंट्रल सेल्स टैक्स ऑफ 12% ऑन रुपीज 2000। नॉर्मली अलग अलग रेट होता था, 2%, 4%, यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए 12% दिया है। तो 12% का अगर सीएसटी, सीएसटी माने सेंट्रल सेल्स टैक्स ऑन रुपीज 2000, तो अगर 2000 में 2000 तक आपने जो ऐड किया, उसके ऊपर 12% का सेंट्रल सेल्स टैक्स, तो 2000 का 12% में 240 सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स पर बकेट ये लगेगा। तो रिटेलर को कितना पे करना है, रिटेलर क्या करेगा, 1100 दाम था, उसको बढ़ा के 2000 कर दिया। मैंने बेसिकली 1100 से 2000 तक कितना एडिशन को आप समझ जाओ। मैंने 2000 टाका से 1100 टाका को माइनस करो, कितना होता है 900 टाका। तो 900 ऐड किया है, ऐड करके दाम बना 2000, 2000 के ऊपर सेंट्रल सेल टैक्स, 2000 टाका के ऊपर सेंट्रल सेल्स टैक्स 12%, तो होता है आपका टैक्स होता है 240 और प्रोडक्ट का प्राइस है 2000। तो अल्टीमेटली जो रिटेलर है वो वेस्ट बंगाल के बिजनेसमैन को पे करेगा 2240 पर बकेट। इंक्रीज द प्राइस बाय 20%, इंक्रीज द प्राइस बाय 20% एंड ऑफर द बकेट टू लोकल कंज्यूमर। अब ये रिटेलर क्या कर रहा है भाई, ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, 2240 का बकेट को 20% में प्रॉफिट इंक्रीज करके मार्केट में दे रहे हैं लोकल कस्टमर इन स्टेट टू, माने किसी दूसरे स्टेट में, से फॉर एग्जांपल असम में, और उसमें 2240 पे प्लीज ऐड करो 20%, 2240 पे 20% प्लीज ऐड करो। कत হচ্ছে, हाँ सर कितना हो रहा है बोलो सर, 2240 पे 20% ऐड करके बताओ मुझे। कितना टाइम लग रहा है, 2688। 2240 इंटू 20% में प्रॉफिट को बढ़ाना है 448 सर, है ना। तो 2240 में अगर आप 20% ऐड करोगे तो वो बेसिकली 448 होता है। तो 448 प्लस 2240 करने से कितना होता है 2688, है ना। ये आपने क्या किया, ये जो ये क्या किया सर, ये प्रॉफिट बढ़ा है, मैंने बेसिकली वैल्यू एडिशन किया। बेसिकली आपने क्या किया सर, वैल्यू एडिशन किया, करेगा ना सर, नहीं तो वो अपना क्या प्रॉफिट रखेगा। तो इस तरह से वैल्यू एडिशन, लोकल कस्टमर 22 वैल्यू एडिशन करके 2688 देगा। इसके ऊपर मानो उस प्रोडक्ट का मार्केट में वैट चल रहा है 15%, तो इसके ऊपर फिर से 15% लगा। खेला देखो सर, अभी कुछ समझो मत, सिर्फ खेला देखो। 403 टका 20 पैसा, जो प्रोडक्ट का दाम चालू हुआ था 11 मिनट से, वो प्रोडक्ट का दाम बढ़ते बढ़ते कहाँ जा रहा है देखो 2668, उसके ऊपर 403 टका और ऐड करो, तो प्रोडक्ट का प्राइस आई थिंक 3091.20 पर बकेट। बोलो सर, यहां तक का खेल क्लियर है। मैं सभी को पूछ रहा हूं सर, प्लीज जवाब दीजिएगा। 3091 तक का सिचुएशन क्लियर है। हाँ जी सर। दसप्रीत तो ठीक है, विशाल विशाल बुझते पारছিস বল। ठीक है समझ में आ गया। ओके सर, प्रिया, नील, समन्विता, शालिनी, ऋषभ, क्लियर है ना सबको। कोनिका, टेल मी सर। हाँ सर। Yes. वेरी इजी थी, ज्यादा कुछ नहीं है, बस बिजनेस का हेरफेर था, हेरफेर नहीं, कॉमन बिजनेस प्रोसेस बेसिकली, इट्स अ वेरी कॉमन बिजनेस प्रोसेस, और बीच बीच में वैट का अपना खेल। लेकिन सर अभी भी आपको शायद समझ में नहीं आ रहा है सर, इससे जीएसटी में ऐसा क्या कर दिया, दैट्स द बिग क्वेश्चन, जीएसटी में ऐसा क्या हो गया। सर सारा इतना टैक्स काट दिया ना, ये तो बहुत ज्यादा टैक्स ले रहे हैं, हर चीज में ठीक है। टैक्स हो जा रहा है। हर चीज में टैक्स, ठीक है। अब जीएसटी में भी टैक्स तो है, टैक्स तो आपसे बिना लेके गवर्नमेंट चुप नहीं रहेगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा राहत तो देगा, देखो क्या करता है। अच्छा, यहाँ पर हम लोग एज्यूम किए, यहाँ पर कुछ नोट भी दे दिया मैंने। यार वी एज्यूम द वैट रेट इन स्टेट 1 इज 10%। अच्छा ये भी था, अलग अलग स्टेट में अलग अलग वैट रेट था। प्रॉब्लम समझो,
मानो पंजाब बोल रहे हैं कि मैं मिनिमम वैट लगाऊंगा किसी प्रोडक्ट में 5%, वही 5% को वेस्ट बंगाल बोल रहे हैं मैं लगाऊंगा 4%, ठीक है। आंध्र प्रदेश मानो बोल रहे हैं कि मैं उसी प्रोडक्ट में लगाऊंगा 6%। ये प्रॉब्लम था उन दिनों, आज शायद लग रहा है कि क्या था, लेकिन उस ऑन दैट टाइम ये सिस्टम था। सब स्टेट अपने अपने हिसाब से टैक्स लगा रहा था। एक ही प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट पे कोई बोलता है 4, कोई बोलता है 5, कोई बोलता है 6, ठीक है। किसी चीज में कोई बोलता है 10%, कोई बोलता है 15%। तो हम लोग इसी तरह से हिसाब किए। We have assumed that VAT rate in state 1 10%, while the VAT rate in state is 50, state 2 is 15%. This is because under pre-GST system the VAT rate were different across different states. सर इतना कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में बिजनेस करना और उसका कॉम्प्लायंस मेंटेन करना, सर बिजनेस क्या करेगा, इकोनॉमी का डेवलपमेंट कहाँ से होगा? सारा खेल तो बने अलग अलग सिस्टम को मेंटेन करने के माथा खराब हो जाएगा। तो और ऐसे हम लोग माथा खराब देख के आए। हम लोग जब पढ़ाई करते थे इसी तरह से हिसाब किताब करना पड़ता था। So in the above example, you can see that every stage of process, the application of tax is non-uniform. Uniform नहीं है, एक तरीके का नहीं। The tax rate and type are different each time. Getting ITC, अच्छा इनपुट क्रेडिट क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा रुक जाओ। ये ITC किसी कंपनी का नाम नहीं है सर, इसे इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं। जो लोग जानते हो कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंजॉय। जो नहीं जानते उनको मैं बताऊंगा। मेरा रोज का काम बन गया सर, हर क्लास में ITC बताना पड़ता है मुझे, ठीक है। क्योंकि ITC एक इतना ही पॉपुलर कॉन्सेप्ट है और हमेशा मैं इसके बारे में बात करता रहता हूँ, क्योंकि इसके बात को करे बिना ना क्लास कंप्लीट ही जैसे नहीं होता है। कहाँ गया भाई ऋषभ का नेटवर्क इश्यू? ओके, नाउ लुक एट। तो ITC मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट, जस्ट वेट मैं समझाता हूँ। इट्स डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल बिकॉज द डिफरेंट टैक्सेस आर गवर्न्ड बाय डिफरेंट अथॉरिटीज। मैंने वेस्ट बंगाल का अथॉरिटी अलग है, ठीक है। एक्चुअली ITC के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहिए ना, थोड़ा सा कर देता हूँ। क्या होता है, जैसे यहाँ पर आपने देखा ना, ये पूरा सिस्टम देखो, स्टेट 1 स्टेट 2 में क्या खेल चला। पहले तो प्रोडक्ट 1100 में सेल हुआ मैन्युफैक्चरर ने। प्लीज मेरे साथ साथ एक बार देखना सर। मैन्युफैक्चरर ने 1100 में प्रोडक्ट को बनाया, फिर उसमें 900 का वैल्यू ऐड करके ठीक है 900 का 2000 टका में प्रोडक्ट बेचा। किसको? होलसेलर को। होलसेलर 2000 टका नहीं दिया सर, वो बेसिकली 2000 के ऊपर कितना टैक्स लगाया सर? 10% ना, नहीं सॉरी, कितना टैक्स लगाया था? वो 1000 का प्रोडक्ट था मैन्युफैक्चरर का, सॉरी सॉरी सॉरी, मैन्युफैक्चरर के लिए प्रोडक्ट था 1000 का, जिसमें 10% का वैट था। तो खेल कैसे चलता है, मैन्युफैक्चरर होते हैं सर, बिजनेस में कितना पार्ट होते हैं इसको थोड़ा समझना पड़ेगा सर। एक सेकंड, मुझे ना थोड़ा सा वाइट एरिया चाहिए, मैं उस एरिया में आपको समझाता। एक सेकंड, यू जस्ट नीड अ वाइट एरिया। एक सेकंड, ये यहाँ पर हो जाएगा। देखो बिजनेस का पूरा स्ट्रक्चर, जो बात एक्चुअली स्टार्टिंग में ऋषभ एंड सनोन उठाया था सर, शिफ्ट हो जाना। मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर एंड फाइनल कंज्यूमर, ठीक है। तो हम लोग जो प्रोडक्ट लेके चल रहे थे, देखो सिचुएशन देखो, वैट का सिचुएशन देखो। ड्यूरिंग वैट एरा मैन्युफैक्चरर ने प्रोडक्ट को बनाया 1000 टका में और उसमें 10% GST लगा के होलसेलर को बेच रहा है। होलसेलर बंदा यही प्रोडक्ट, होलसेलर इसी 1000 प्रोडक्ट को 1100 में परचेज कर रहा है, जिसमें से 100 रुपीज GST है। ये 100 मैन्युफैक्चरर कलेक्ट करता है। ध्यान से सुनना, ये 100 रुपीज मैन्युफैक्चरर कलेक्ट करता है एंड गवर्नमेंट को पे करता है। कलेक्ट फ्रॉम होलसेलर एंड पे टू द गवर्नमेंट, ठीक है। कलेक्ट फ्रॉम होलसेलर एंड पे टू द गवर्नमेंट। कौन करेगा सर? मैन्युफैक्चरर करेगा, जो होलसेलर से 100 रुपीज को एज ए GST ले रहा है। 1100 पूरा दाम नहीं है, प्रोडक्ट का दाम 1000 है। मैन्युफैक्चरर का सेल प्राइस इज 1000, जिसमें 100 है GST।
तो ये मैन्युफैक्चरर अपने पॉकेट से नहीं देगा, ये होलसेलर से कलेक्ट करेगा एंड गवर्नमेंट को पे करेगा। नाउ लुक एट दिस, होलसेलर इसमें 900 का वैल्यू एडिशन किया और इसको 2000 टका में 2000 प्लस जीएसटी, सॉरी प्लस वैट, 2000 प्लस वैट था, मैंने एक्चुअली वैट नहीं था हमारे केस में, सीएसटी था। पॉइंट टू बी नोटेड सर। सीएसटी क्यों? क्योंकि अलग स्टेट से लेने से सीएसटी लगता था। प्रॉब्लम समझो, सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता था, जब स्टेट बदल जाता था तब वैट नहीं होता था, तब सीएसटी होता था। और हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे थे कि मैन्युफैक्चरर मानो पंजाब से हैं, वो पंजाब से होलसेलर को मानो पंजाब नहीं बेचा, बट होलसेलर उसी प्रोडक्ट को डिफरेंट स्टेट में बेच रहा है, से फॉर उत्तर प्रदेश में बेच रहा है, ठीक है। तो जब स्टेट बदल जाएगा तो सीएसटी चार्ज होगा, इसका रेट अलग था 12%। अब 1100 प्लस 900 बंदे का दाम है, प्रोडक्ट का सेल प्राइस है 2000, लेकिन जीएसटी वैट सीएसटी अलग है, तो सेल प्राइस एक्चुअली बन रहा है 2000, जिसमें 12% का सीएसटी है, माने 240 का सीएसटी, ठीक है। अब होलसेलर ये 240, ध्यान से सुनना, होलसेलर ये 240 इससे कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को बेचेगा, माने गवर्नमेंट को सबमिट करेगा, बेचेगा नहीं सॉरी, सबमिट करेगा। रिटेलर को ये 240 होलसेलर को देना पड़ेगा, लेकिन ये 240 होलसेलर का नहीं है, ये 240 गवर्नमेंट का है, क्योंकि ये टैक्स है, टैक्स में किसी का हक नहीं है सरकार के अलावा। और फाइनल कंज्यूमर जिसने, अच्छा इसका दाम कितना पड़ गया 2240, और आपको पता है फाइनल कंज्यूमर के पास क्या हुआ, फाइनल कंज्यूमर इसी 2240 के ऊपर और 15% लगा है, मैंने स्टेट वैट लगा, फिर से स्टेट वैट लगा। प्रॉब्लम देखो, फिर से स्टेट वैट आ गया। कंज्यूमर ये फाइनल कंज्यूमर है, मैंने हम आप जैसे लोग जो बेसिकली बलि का बकरा बनता है, अल्टीमेटली कितना दिया सर, 15% वैट के साथ कितना था सर 2240, उसमें प्रॉफिट भी कुछ 20% प्रॉफिट एडिशन था। प्लीज टेल मी 2240, मैं याद कर रहा हूँ, पेन प्रॉब्लम क्यों कर रहा है, 2240 फिर 20% वैल्यू एडिशन, 20% वैल्यू एड, इसको करने के बाद कितना आया था, कुछ 448 समथिंग, है ना, ये वैल्यू एडिशन था, नॉट जीएसटी, वैल्यू एड। फिर जो आया था एक बार मैं देख लेता हूँ सर, 2240 प्लस 20%, 448, 2688 है ना सर, 2688। अब ये जो 2688 है इस पे 15% लगाओ, फिर आई थिंक 403 टका समथिंग, कितना था 2688 पे 15%, 403 टका 20 पैसा, 403.2 20 पैसा, ठीक है, 403 टका 20 पैसा, ये वैट था। तो इस पूरा खेल में एक बार वैट लगा, अच्छा पेन थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा, नहीं तो इतना खराब नहीं होता है, पेन का कुछ इशूज है जो भी, एक बार वैट लग गया, सॉरी यहाँ पे जीएसटी लिख दिया मैंने, आप लोग बोला नहीं, वैट है, इधर वैट, यहाँ पर वैट और यहाँ पर सीएसटी, और सेंट्रल के साथ स्टेट का कोई, माने सीएसटी के साथ वैट का कोई कनेक्शन नहीं था। अब इसमें आईटीसी का खेल क्या है, ये समझना जरूरी है सर। मैं इसको रब कर लिया, आप लोग समझ गए ना कि सिचुएशन क्या हुआ। अब बार्डन शिफ्ट होता रहता है, माने मैन्युफैक्चरर, एक सेकेंड, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर को कोई बेनिफिट नहीं, इन सिंपल कंज्यूमर को कोई बेनिफिट नहीं होता है, कंज्यूमर टैक्स फाइल भी नहीं करता है, कंज्यूमर सिर्फ पेमेंट करता है, ठीक है। मेनली बिजनेसमैन का चीज है, ये तीनों बिजनेसमैन है सर। ये बिजनेसमैन अपना बार्डन इसको शिफ्ट करता है, ये अपना बार्डन इसको शिफ्ट करता है, ये अपना बार्डन इसको शिफ्ट करता है, अल्टीमेटली तीनों का बार्डन इस पे आता है। मैंने ये बंदा इसको 100 रुपीज टैक्स दिया था, मैं बाकी चीज छोड़ दिया सर, मैं सिंपल आपको टैक्स के बारे में बात कर रहा हूँ।
होलसेलर रिटेलर को कितना दिया था? 100। मैन्युफैक्चरर को, रिटेलर होलसेलर को कितना दिया था? 240 टैक्स, ठीक है, टैक्स दिया था 240। और कंज्यूमर रिटेलर को कितना टैक्स दिया था सर? 403। कुल मिला के गवर्नमेंट के घर में कितना जमा हुआ? 403, 240, 140, माने 340 और 403 कितना होता है? 403 प्लस 340, 643। 743 है ना सर? देखो ये एक्चुअली गवर्नमेंट को मिला, लेकिन इसमें ना क्रेडिट मिलना चाहिए था। किसको? एक्चुअली मैन्युफैक्चरर को। जब होलसेलर जब मैन्युफैक्चरर को बोल रहे हैं ना, होलसेलर जब मैन्युफैक्चरर को बोल रहा है कि भाई ये 100 रुपीज रखो, ठीक है, वो टैक्स दे दिया ना, अब ये 100 दे के सरकार के पास जाएगा। मैं मान के चला कि मैन्युफैक्चरर का कोई पुराना रिपोर्ट हमारे पास नहीं है, लेकिन होलसेलर का तो है। गवर्नमेंट ना होलसेलर को बोलता है कि भाई 240 सबमिट करो मुझे, तब होलसेलर को क्या बोलना चाहिए कि रुको गवर्नमेंट, आई हैव ए आईटीसी, मेरे पास आईटीसी है। मैं अपने परचेस के टाइम पे इनपुट, परचेस माने इनपुट, पॉइंट बी नोटेड, इनपुट का मतलब होता है परचेस। परचेस के टाइम पे मैंने जो टैक्स दिया था आपको, उसका क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए। तो वो क्या करेगा, गवर्नमेंट को 240 देने के बजाय 100 माइनस करके 140 पेमेंट करता, क्योंकि ये 100 एक्चुअली होलसेलर पहले रिटेलर को, मैन्युफैक्चरर को दिया था, और ये 100 एक्चुअली एज आईटीसी होलसेलर के नाम पे बुक होना चाहिए। लेकिन ये आईटीसी एक्चुअली वैट मिलता था, लेकिन ओनली वैट सिस्टम में मिलता था, माने सेम स्टेट के अंदर जब होता था तभी मिलता था। बाकी किसी एडजस्टमेंट, जैसे यहाँ पर 403 टका जब रिटेलर को मांग रहा है ना, 403 टका, तब रिटेलर बोल सकता है कि रुको गवर्नमेंट, आई हैव ऑलरेडी 240 का आईटीसी, क्योंकि ये 240 होलसेलर रिटेलर से कलेक्ट कर रहा था, ठीक है। तो रिटेलर क्या बोलेगा, वेट गवर्नमेंट, आई हैव 240 आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट, माने मैंने परचेस के टाइम पे जो टैक्स दिया वो टैक्स आप मुझे, मेरे पास क्रेडिट है, तो बाकी बैलेंस ही मैं आपको पे करूं। लेकिन ये आज भी होता है, लेकिन प्रॉब्लम है ना, तब क्या है, तब वैट के साथ सीएसटी ये सब मैचिंग नहीं होता था, तो अल्टीमेटली पूरा सिस्टम फेल हो जाता। ओनली वैट सिस्टम में क्रेडिट मिलता था, माने अगर सेम स्टेट के अंदर हो तो क्रेडिट था, अदरवाइज नहीं। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये धीरे धीरे आपको पता लगेगा, क्योंकि मेरे आईटीसी के बारे में एक पूरा कंप्लीट चैप्टर होगा सर, तब मैं आपको इसके बारे में और बात करूंगा। लेकिन क्या फिलहाल आपको समझ में आया सर? ये देखो यहाँ पर क्या बोला है, सेलर लूज मनी ऑन टैक्सेस एट एवरी स्टेज एज दे डोंट गेट इनपुट क्रेडिट। ओल्ड सिस्टम में ये प्रॉब्लम था कि उनको क्रेडिट नहीं मिलता था। जैसे होलसेलर जब खुद परचेज किया था तो 100 टैक्स दिया था, और उसने जब रिटेलर से कलेक्ट किया, रिटेलर से जब वो कलेक्ट किया होलसेलर, तो 240 कलेक्ट किया टैक्स, ठीक है। तो गवर्नमेंट होलसेलर को बोलता है कि भाई होलसेलर मुझे 240 पे करो, ठीक है। तो होलसेलर चिल्ला के गवर्नमेंट को बोलेगा, चिल्ला के मैंने समझो सर, उसके पास सारा कागजात होगा, और मैं इसको चिल्ला के बोल रहा हूँ मैंने हक से, ठीक है। वो हक से बोलेगा कि आई हैव ऑलरेडी आईटीसी अवेलेबल इन माय अकाउंट, सो वो गवर्नमेंट को 240 माइनस 100 करके पे करेगा ओनली 140। बट प्रॉब्लम क्या था, उन दिनों ये क्लेम करना, स्पेशली जब स्टेट बदल जाता था, बहुत मुश्किल होता। इवन आप अगर होलसेलर का रिटेलर का केस भी समझो, जो हम लोग अभी एग्जांपल क्रिएट किए, जब होलसेलर समझते हो ना, जो बल्क में खरीदते हैं सर, होलसेलर ऑलरेडी 240 उसके पास था, है ना, 240 का उसके पास अवेलेबल था। रिटेलर को जब वो बेचा, बेसिकली रिटेलर का देखो, रिटेलर कंज्यूमर को जब बेच रहा है, कितने का जीएसटी कलेक्ट कर रहा है, 403 टका का जीएसटी, सॉरी वैट, ठीक है। रिटेलर जब होलसेलर को पेमेंट किया था ना, तो 240 का टैक्स दिया था। तो रिटेलर क्या चिल्ला सकता है, हक से बोलेगा कि गवर्नमेंट, आई ऑलरेडी हैव आईटीसी ऑफ 240, तो मैं आपको 403 माइनस 240 पे करूंगा, जितना होता है।
लेकिन ये कहना मुश्किल हो जाता था जब स्टेट अलग अलग हो जाता था, कंप्लायंस मेंटेन नहीं होता था, सिस्टम मैच नहीं करता था, कोई मैंने क्लेम करना एक मैंने क्या बोलूं सर, मैंने खत्म हालत हो जाता था, मैंने बहुत प्रॉब्लमेटिक था सेटलमेंट करना। ओनली इन केस ऑफ सेम स्टेट केस, मैंने एक ही स्टेट के अंदर बिजनेस चल रहा है, सिर्फ ऐसा सिनारियो में ही आईटीसी अवेलेबल। मैंने मानो मैं वेस्ट बंगाल से हूँ और मेरा सारा बिजनेस सिर्फ वेस्ट बंगाल के अंदर चल रहा है, तभी जाके मेरा सिस्टम मुझे मैच कर पाएगा। ठीक है, मानो कोई बंदा कोलकाता से दुर्गापुर प्रोडक्ट सेल किया, ठीक है, या दुर्गापुर का कोई बंदा फिर से कोलकाता में, या फिर विद इन दी स्टेट, ठीक है, तो उसका आईटीसी सिर्फ मिलता था, बाकी आईटीसी मिलना नामुमकिन जैसा हालत था। स्टेट बदलने का तो कोई आईटीसी क्लेम नहीं था। ये प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम था। इस प्रॉब्लम को जीएसटी ने सॉल्व किया सर, इस प्रॉब्लम को जीएसटी ने बहुत जोर का सॉल्व किया। चलो मैं आपको अब चीजों को थोड़ा सा और बताता हूँ। तो एक बात याद रखना सर, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है? सेलर लूज मनी ऑन टैक्सेस एट एवरी स्टेज एज दे डोंट गेट इनपुट टैक्स क्रेडिट और रिफंड ऑन द टैक्स पेड ऑन परचेज व्हेनेवर दे मेक ए सेल। यानी परचेज के टाइम पे आप जो टैक्स पे करते हो, सेल के टाइम पे जो टैक्स आप कलेक्ट करते हो, आपको वहां पर बेनिफिट मिलेगा। सिंपल बात है, सेल टैक्स कलेक्ट किया जाता है सेलर की तरफ से, ठीक है, और वहां से परचेज टैक्स वो डिडक्ट कर सकता है। सेल टैक्स कलेक्ट करते हैं और वहां से परचेज टैक्स माइनस होता है। सर आप 1 मिनट आप लोग ना थोड़ा सा होल्ड करो, मैं अब भी 2 मिनट में आता हूँ। ओके सर, 2 मिनट नहीं 1 मिनट में आता हूँ, जस्ट वेट। सॉरी, हेलो हेलो सर, सर मेरा आवाज आ रहा है आप सबको? Yes. বোঝা যাচ্ছে? हाँ, समझ में आ रहा है सर? ये देखो, मैं इतना Yes. देर से आपको जो बात मैं आप लोगों को समझा रहा था, ये देखो इसको ग्राफिकली भी मैं यहाँ पर दिया हूँ। देखो, मैन्युफैक्चरर कॉस्ट प्राइस उसका क्या था? 1000 टका। वैट कितना लग रहा था? 10%। सेल कितने में कर रहा था? 1100। मैन्युफैक्चरर अपना प्रोडक्ट होलसेलर को दे रहा है, ठीक है, होलसेलर माने जब बेसिकली बल्क में परचेस करते हैं, होलसेलर वही प्रोडक्ट 1100 में बाई कर रहा है विद टैक्स दे, वैट देके, हाँ, इसमें वैल्यू एडिशन कर रहा है 900 का, जिसमें सेंट्रल सेल्स टैक्स दे रहा है। सेंट्रल सेल्स टैक्स कब देता था सर? सेंट्रल सेल्स टैक्स तब देता था जब स्टेट बदल जाता था, उसमें 12% था सीएसटी था सेंट्रल सेल्स टैक्स, फिर सेलिंग प्राइस हो जाता था 2240, ठीक है। अच्छा अब देखो आप इधर 2240 हो गया बाइंग प्राइस, अब रिटेलर उसको खरीद रहा है, बाइंग प्राइस है उसका 2240, 2240, वैल्यू एडिशन कितना है? 20% था, याद है ना, 20% वैल्यू एडिशन था। वैट का परसेंटेज कितना है? 15%। वैट का परसेंटेज कितना है? 15%। सेल प्राइस कितना हुआ? 3091। कस्टमर कितना पे करता है? लास्ट पेयर यही है, सारा टैक्स का बर्डन यही लेता है, ये टैक्स का बर्डन भी यही लेगा, यही टैक्स का बर्डन भी ये लेगा, ये टैक्स का बर्डन भी ये लेगा। वो आज भी है, वो जीएसटी में आज भी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या था उन दिनों? सबसे बड़ा प्रॉब्लम था आईटीसी मैनेज होना मुश्किल था, और ये जो वैल्यू एडिशन पे टैक्स ना, वो आज के डेट में नहीं लगता है। अब सेम चीज मैं आपको जीएसटी में दिखाता हूँ। सर आज क्या होता है, ठीक है, कल क्या होता था देख लिया, कल मैंने बिफोर 2017, ये कल था, अब आज में आते हैं। चलो लेट्स हिट टुडेज मार्केट, ठीक है, चलो आज क्या होता है, लुक एट सम। दिख रहा है स्क्रीन में? यस, वही मैन्युफैक्चरर, कॉस्ट 1000 टका,
लेकिन इस बार हम लोग जीएसटी मानेंगे, नो वैट नो सीएसटी, ठीक है, नथिंग एल्स, ओनली जीएसटी। कॉस्ट 1000 का, जीएसटी लग रहा है सर 10%। अच्छा जीएसटी यहाँ पर देखो, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। अच्छा अब इस पे एक इंटरेस्टिंग थिंग है, जीएसटी मेनली 3 तरह का होता है, 4 तरह का भी बोला जा सकता है। जब एक ही स्टेट के अंदर जीएसटी लगता है तो आप लोग कभी भी बिल देखा हो सर, कभी कोई प्रोडक्ट परचेस करते हो बिल देखे हो जीएसटी वाला? घर पे होगा, देखो चेक करके, आपके घर पे ड्रायर में चेक करो, पापा के पर्स में चेक करो। CGST SGST भी होता है ना सर, लगता है हाँ वो। सर, वही मैं बता रहा हूँ कि घर पे जीएसटी बिल होगा, प्लीज चेक करो। अगर आपके स्टेट से, जैसे जोमेटो में खाना ऑर्डर किए हो कभी तब भी मिलेगा। जोमेटो से खाना ऑर्डर करोगे, देखोगे आपको एक बिल देता है, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करोगे तब भी देखना बिल देता है। वो जो जीएसटी बिल आएगा ना उसमें चेक करना, एक सीजीएसटी होता है, एक एसजीएसटी होता है। सीजीएसटी माने सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी माने स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, नाउ यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग खेल है, सीजीएसटी एसजीएसटी में क्या होता है कि गवर्नमेंट मानो 10% जीएसटी है ना, तो 5-5 में डिवाइड कर देता है, 5% सीजीएसटी, 5% एसजीएसटी। अगर ये रेट 10 की जगह 18 होता तो 9-9 करके डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अगर ये 28 होता तो ये 14-14 करके डिस्ट्रीब्यूट कर देता। मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में बाद में चला जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में चला जाएगा। सर कैसे जाता है सिखाऊंगा, डोंट वरी। सर आजकल ये सारा खेल ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन ऑटोमेटिक होता है। मैंने ऑटोमेटिक इन द सेंस थ्रू सॉफ्टवेयर, रिटर्न फाइलिंग करना पड़ता है। यहाँ पर लॉगिन करके अपने लेजर खुल जाता है, लेजर में जाके अकाउंट में अगर क्रेडिट रहता है तो यूज करना है, क्रेडिट नहीं है तो बैलेंस भर के पेमेंट करना है बिजनेस के अकाउंट से। सब समझाऊंगा, वेट, एकदम प्रैक्टिकल चीज है, लेकिन पहले समझो तो सही खेल क्या है। आज का हिसाब देखो, जीएसटी 1000 का प्रोडक्ट है, जीएसटी 10%, सेम स्टेट के अंदर हो तो सीजीएसटी एसजीएसटी। लेकिन जब स्टेट बदलता है, जैसे पहले सीएसटी लगता था, आजकल आईजीएसटी लगता है। आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आईजीएसटी माने इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। स्टेट बदलने से, जैसे ये वाला मैन्युफैक्चरर का प्रोडक्ट दूसरे स्टेट में आया ना, जैसे मैं बोला था ना कि मानो पंजाब में है ये और ये यूपी में है, या फिर वेस्ट बंगाल से यूपी, कुछ भी समझ लो आप, एक ही बात। बाइंग प्राइस कितना है? 1100, किसका? होलसेलर का। वैल्यू एडिशन कितना हुआ? 900 का। ये तो तब भी था, आज भी है। जीएसटी 10%। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड, 1100 प्लस 900 कितना होता है? 2000। 2000 पे 10% आईजीएसटी, कितना हो गया? सेल प्राइस 2200। तो बाइंग प्राइस हो गया 2200, इसमें वैल्यू एडिशन कर दिया 20%। कर दो सर, इसमें वैल्यू एडिशन कर दो 20%। 2200 का 20%, 440 ही आएगा। फिर जीएसटी लगा दो 10%। 2200 प्लस 440 कितना होता है? प्लस 440, 2640 हो रहा है क्या? फिर इस पे 10% लगाने से 264, 264 सॉरी 2200 प्लस 440, 2640। ये याद रखिएगा सर, 2640, इसका 10% होता है 264, प्लस में कर देता हूं 2640, 2904 आया ना सर? 2904। अब रिटेलर कितना में ले रहे हैं, मैंने कंज्यूमर कितने में ले रहे हैं? 2904। इंटरेस्टिंग देखा सर, जीएसटी में रेट यूनिफॉर्म हो गया, सबसे बड़ा बात यही है। एक तो रेट यूनिफॉर्म हो जाता है थ्रू आउट द इंडिया, कोई स्टेट अपने हिसाब से रेट नहीं चेंज कर सकता। और सेकेंडली, और एक जो बात हुआ है, आईटीसी क्लेम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आईटीसी मैंने जैसे मानो होलसेलर, ये होलसेलर कितना जीएसटी पे किया सर? 100 ना, 100 जीएसटी पे किया ना, ये उसका आईटीसी है। याद रखना सर, ये उसका आईटीसी है। परचेस क्या है?
परचेज टैक्स है। परचेज का टैक्स को आईटीसी कहते हैं। परचेज के टाइम पे जो टैक्स पे करते हैं उसे आईटीसी कहते हैं। एकदम लिख लो, दिमाग में लिख लो सर। परचेज का ही दूसरा नाम है इनपुट, सेल का दूसरा नाम है आउटपुट। ये सब जो मैं यूज कर रहा हूं ना, ये अभी धीरे धीरे आदत हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा सर। तो परचेज का दूसरा नाम है इनपुट, और परचेज के टाइम पे जो टैक्स देते हैं उसे कहते हैं इनपुट टैक्स। और वो क्रेडिट मिलता है, क्यों? क्योंकि मुझे फर्दर सेल करना है। तो जब यही देखो सर, यही होलसेलर जब रिटेलर को सेल किया ना, तो कितना कलेक्ट किया? 440। तो गवर्नमेंट बोलता है किसको? होलसेलर को, कि भाई होलसेलर, भाई होलसेलर उसको बोलता है, ठीक है, मिस्टर होलसेलर, चलो भाई नहीं, चलो मिस्टर, मिस्टर होलसेलर पे टैक्स टू मी। कौन बोलता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो उसको जब बोलेगा ना, तब वो बोलेगा रुको गवर्नमेंट, वेट, आई ऑलरेडी हैव आईटीसी। तो 440 माइनस 100 ये आईटीसी है, क्लेम कर लेगा, बाकी अमाउंट पे करेगा। सिमिलरली रिटेलर का भी वही बात है। रिटेलर कितना दिया सर? 440 दिया ना, ये 440 रिटेलर का क्या है बोले तो? क्रेडिट है। ये रिटेलर का क्रेडिट है, रिटेलर का क्रेडिट है 440, आईटीसी है। अब रिटेलर ने कस्टमर से कितना लिया? देखो हिसाब लगाओ, 2904 उसका फाइनल प्राइस है, तो 2904 उसका 10%। अच्छा मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? एक सेकेंड, ये तो वैल्यू एडिशन था। एक सेकेंड, एक मिस्टेक हो गया सर, एक मिस्टेक हो गया। जीएसटी कितना था कोई मुझे बताए सर? 2200 प्लस 440, उसका 10% कितना था? 2200 इंटू 10%। ओ सॉरी, एक सेकेंड, वैल्यू एडिशन पे लगेगा। 2200 प्लस 440, ये इसके ऊपर लगा देगा 10%, 264, ठीक है, 264 का जीएसटी। सॉरी सर, तो गवर्नमेंट इससे 264 मांग रहा था। तो ये 264 कौन किसको देगा? रिटेलर होलसेलर को देगा। तो होलसेलर को जब गवर्नमेंट बोलेगा पे 264 टू मी, तो वो बोलेगा आई ऑलरेडी हैव 100 एज आईटीसी, तो बाकी 164 पे करेगा। एंड ये सिस्टम चलता जाएगा सर। तो आईटीसी का फ्लो ना चलता रहेगा, इसीलिए बार्डन क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाता है। किसी एक के ऊपर टैक्स पे करने का पूरा बार्डन नहीं आएगा। बोलो सर, बात समझ में आया? बोलो सर, हेलो, ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে সবাইকে? और एक इंटरेस्टिंग Yes, चीज sir. देखो, और एक इंटरेस्टिंग चीज देखो, इधर 2904 का वैल्यूएशन आया था, ठीक है, मैंने अल्टीमेटली कंज्यूमर का दाम, और इधर कितना आया था? 3091। तो दाम भी कम हुआ सर, 3091 माइनस 2904, 187 में दाम कम पड़ा है सर, पर यूनिट पे, एक एक प्रोडक्ट के पीछे। तो कहीं ना कहीं जीएसटी वैट से सस्ता हुआ। और सबसे बड़ा चीज, बार्डन शिफ्ट का जो एडजस्टमेंट है बिटवीन बिजनेस, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, वो बढ़िया तरीके से होता है, जो पहले नहीं हो पाता। तो पूरा खेल का बॉटम लाइन क्या निकला? बॉटम लाइन मैंने मेन कॉन्सेप्ट, इतना पूरा चीज पढ़ने के बाद अगर आपने बोथ एग्जाम्पल को ठीक से देखा तो आपको क्या पता लगा सर? वन कैन सी that there is not much difference the buyer and consumer. Buyer के end से बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं। The benefit to the end consumer totally depends on the GST rate associated with a particular item or service under the GST. If we had assumed a higher GST rate for the bucket, the end consumer would have actually paid lot more than earlier. हाँ सर, ये जो मैं यहाँ पर 187 दिखाया, अगर रेट 10% से ज्यादा होता तो शायद वो ज्यादा पे कर देता, ठीक है। तो ये बात भी समझना पड़ेगा कि पर्टिकुलर आइटम में क्या जीएसटी रेट चलता है, उस पर भी काफी चीज डिपेंड करता है। यहाँ पर हम लोगों ने 10% लिया, जो पहले वैट में 12 और 15% लिया गया था। 10, 12 एंड 15 वैट में डिफरेंट रेट था। 2017 से पहले 10, एक बार 10% लिया था, एक बार सीएसटी के नाम पे 12% था, और एक बार 15% जीएसटी लिया था, सॉरी वैट के नाम पे लिया था। लेकिन इस बार हम लोग, क्योंकि जीएसटी में यूनिफॉर्म है ना, जीएसटी में रेट यूनिफॉर्म है, इसलिए हम लोग 10% दिए। लेकिन अभी गवर्नमेंट अगर इसका दाम रेट 15% करता तो शायद रेट ज्यादा पड़ता।
तो ये बात सोचना भी गलत हो जाएगा कि हर केस में जीएसटी कम सस्ता दाम देता है, नॉट लाइक दैट, इट्स डिपेंड ऑन मार्केट प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट एंड जीएसटी रेट एप्लीकेबल ऑन दैट प्रोडक्ट। ओके, तो प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा। मतलब कहीं भी हम लोग तर्क रखते हैं कि नहीं वैट सस्ता था जीएसटी महंगा है, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, वैट महंगा था जीएसटी सस्ता है, बट नॉट ऑलवेज ट्रू। ठीक है, डिपेंड करता है रेट पे। So if we had assumed higher GST rate, the bucket the end consumer will have actually paid a lot more than earlier. But then the real benefit from GST regime is actually reaped by sellers, manufacturers and traders because the GST allows, जो बात मैं बार बार कर रहा हूँ, क्योंकि GST उन्हें क्या अलाउ करता है, अनरिस्ट्रिक्टेड फ्लो ऑफ इनपुट क्रेडिट, पूरा देश एक साथ जुड़ जाता है। और ये जो आईटीसी का खेल है, इसमें सबसे बड़ा मजा है, बिजनेसमैन के ऊपर प्रेशर कम आ रहा, एक बिजनेसमैन के ऊपर पूरा टैक्स का बर्डन नहीं आ रहा, and so they get a refund on the input taxes and they have paid at the time of sale. That said, sellers can pass on this benefit to the end consumers. और लास्ट में सेलर उसको एंड कंज्यूमर को शिफ्ट कर देता है। And if they choose to buy, reducing their final selling prices as they do get their tax money back. And basically ultimately क्या हो रहा है कि जितना टैक्स बिजनेस को पे करना पड़ता है, अल्टीमेटली वो पेमेंट कंज्यूमर करते हैं। तो अब आप बोलोगे सर पूरा इसका मतलब तो पूरा बलि का बकरा कंज्यूमर बना। हाँ सर, इसमें तो कोई दोहरा ही नहीं है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि कंज्यूमर को सारा चीज झेलना पड़ता है, लेकिन बिजनेसमैन के लिए तो इजी हो गया ना। हेलो, ये ব্যাপারটা বোঝা গেল সবাইকে? না কোনো ডাউট আছে? सबको बात समझ में आया? यस सर। यस सर। सर जीएसटी का कंपोनेंट क्या है उसके बारे में भी कुछ दिया मैंने यहाँ पर। तो सिंस जुलाई 2017 इंडिया इज फॉलोइंग द डुअल जीएसटी मॉडल। जैसे कि आपको मैं बोला एसजीएसटी एंड सीजीएसटी जब एक ही स्टेट के अंदर होता है, मैंने इंट्रा स्टेट जब होता है तब ये लगता है सर ए फॉर्म ऑफ जीएसटी कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। जैसे अगर आप 18% जीएसटी देते हो ना, अगर सीजीएसटी एसजीएसटी लगा रहता है तो आप समझ जाओ कि 18 में से 9 एसजीएसटी के नाम पे स्टेट को मिलेगा और 18 में से 9 सेंट्रल गवर्नमेंट को सेंट्रल जीएसटी से ना जीएसटी के नाम पे मिलेगा। ठीक है सर, जब सेम स्टेट के अंदर प्रोडक्ट का ट्रांजैक्शन हो तब। लेकिन जब स्टेट बदल जाता है तब आईजीएसटी लगता है सर। क्या लगता है? आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस एंड टैक्स। इफ द मूवमेंट ऑफ गुड्स ऑकर्स बिटवीन टू डिफरेंट स्टेट्स, ठीक है, तो उसको इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस कहते हैं एंड कॉम्बाइंड टैक्स को आईजीएसटी कहते हैं और इंटीग्रेटेड जीएसटी कहते हैं। यानी एसजीएसटी सीजीएसटी को मिला के, मैंने अगर रेट 18% है तो एक ही बार चार्ज होगा और ये टैक्स कलेक्ट कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड आईजीएसटी विल रिप्लेस द प्रीवियसली लिवाइड सेंट्रल सेल्स टैक्स, जो पहले 2% अलग से एक होता था, ठीक है, माने 10% था ना और उसमें से 2% सेंट्रल लगता था, उसको रिप्लेस कर दिया। जो मैं आपको दिखाया, जो मैं आपको वैट में दिखा रहा था कि 12% नॉर्मल प्रोडक्ट का रेट 10% ही था, लेकिन 2% सेंट्रल रखता था एक्स्ट्रा। तो ठीक है, इसीलिए पहले 2% सीएसटी होता था। जो मैंने आपको टोटल में 12 दिखाया उसमें से 10% तो वैट के नाम पे था और 2% सीएसटी के नाम पे था। ठीक है, लेकिन आज के रेट में क्या हो गया? जो जीएसटी रेट है वही, मैंने जो सीजीएसटी एसजीएसटी का जैसा रेट होगा आईजीएसटी का भी वही रेट होगा। लेकिन एक ही प्रोडक्ट पे जब अगर मानो कोई प्रोडक्ट अगर दिल्ली से कोलकाता आता है, दिल्ली से अगर कोई प्रोडक्ट कोलकाता आता है तो स्टेट बदल गया ना। ऐसे दिल्ली तो यूनियन टेरिटरी है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर स्टेट ही मानेंगे इसको, क्योंकि दिल्ली के लिए अलग एक स्टेट टैक्स बने अलग रूल मेंटेन करता है। ऐसे यूनियन टेरिटरी को भी अलग माना जाता है, तब सिंपल चेंज हो जाता है। हम लोग तब ये जो स्टेट जीएसटी को यूटी जीएसटी भी कहते हैं। अगर कोई एरिया यूनियन टेरिटरी पड़ जाता है ना तो उसे यूनियन टेरिटरी जीएसटी भी कहते हैं। बट दिल्ली के केस में यूटी जीएसटी नहीं लिखा जाता, दिल्ली के केस में एसजीएसटी ही लिखा जाता है। हाँ, जैसे कि अंडमान निकोबार हो जाए, लक्षद्वीप हो जाए, ठीक है, या फिर दमन दीव हो जाए, जो एकदम प्योरली यूनियन टेरिटरी है, उनके केस में यूटी जीएसटी भी लिखा जाता है बिल के अंदर। अच्छा, रही बात आईजीएसटी का, तो आईजीएसटी का पूरा रेट लगता है, माने मानो पूरा 18% है, पूरा 18% लगेगा और ये पूरा का पूरा 18% सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा। जो पुराने जमाने में अलग से 2% लेके सेंट्रल गवर्नमेंट रखता था, वो बात खत्म हो गया। तब आईटीसी भी मैनेज नहीं होता था, सीएसटी के साथ वैट का कोई रिश्ता नहीं था।
आईटीसी क्लेम करना भी मुश्किल था। और इंटरेस्टिंगली 18% जीएसटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करता है, उसका परसेंटेज, द टैक्स अमाउंट कलेक्टेड एज आईजीएसटी विल लेटर बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। यानी जिस स्टेट के साथ एक्चुअली वो बिजनेस हुआ था ना, जैसे मानो दिल्ली से अगर कोई प्रोडक्ट कोलकाता आ रहा है, ठीक है, तो मेनली ये टैक्स कलेक्ट करेगा कोलकाता, ठीक है, और एक्चुअली डेस्टिनेशन कोलकाता है, लेकिन पूरा टैक्स कलेक्ट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पर 3 लोग हैं सर, दिल्ली में केजरीवाल बैठे हैं, कोलकाता में ममता दीदी बैठे हैं, ठीक है, लेकिन अगर ये दिल्ली से कोलकाता हो रहा है, आईजीएसटी है, आईजीएसटी कलेक्ट कौन करेगा? मोदी करेगा, इसको मोदी जी कलेक्ट करेंगे। ममता दीदी और केजरीवाल के बीच में डिपेंड करता है कि किसको कितना मिलेगा, रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट को भी दिया जाएगा, जिसका बेसिकली ये डेस्टिनेशन बेस्ड है, मतलब जिनके पास प्रोडक्ट जा रहा है उनका है, ठीक है, ये सिस्टम फॉलो होता है। ये मैं आपको आगे आगे बोलूंगा कि अल्टीमेटली इसमें मोदी जी कलेक्ट करने के बाद, मानो 18% जीएसटी कलेक्ट करने के बाद इसमें से कितना परसेंटेज मैंने बेसिकली 9% कोलकाता को मिल जाएगा, मैंने ममता दीदी को मिल जाएगा, ठीक है, और बाकी नॉर्मल केस में जिस डेस्टिनेशन बेस्ड है, मैं आपको आगे आगे समझाऊंगा व्हाट इज डेस्टिनेशन बेस्ड। एक साथ सारा खिचड़ी नहीं पकाना है, रुक जाओ सर, ठीक है, आगे आगे बताएंगे सर। जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड है, और डेस्टिनेशन बेस्ड होने के नाते जीएसटी का कलेक्शन कौन करता है? दीदी मैंने कौन सा गवर्नमेंट करता है? बेसिकली जहां पर प्रोडक्ट पहुंचते हैं वो करते हैं कलेक्शन। सर इसका मतलब जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं उसका लॉस है? हाँ सर उसका लॉस है, पर उसको कॉम्पेंसेशन सेस देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। आई विल डिस्कस लेटर, एक साथ नहीं करना है, बहुत सारा सर बातें हैं। हाँ बोलो सर। सर आप बोले 9% कलेक्ट करेंगे जिसको डिलीवर हुआ गुड, तो बाकी 9% क्या गवर्नमेंट को मिलेगा? सेंट्रल को मिलेगा। 18% है, जो 18% हाँ है उसमें बाकी 9 सेंट्रल को मिलेगा। जी बिल्कुल, ओके। इसी को लेकर मारपीट चल रहा था बहुत दिनों से। सेंट्रल बोल रहे हैं हमें भी पैसा नहीं मिलेगा तो हम कहाँ से काम करेंगे। तो फिर बाद में इसका चर्चा मैं करूंगा, इसका एक कॉन्सेप्ट है कॉम्पेंसेशन सेस बोल के, ठीक है, आई विल डिस्कस। अभी नहीं, कुछ दिन बाद करेंगे सर, आई थिंक नेक्स्ट क्लास में ही कर लेंगे, करूंगा सर। कि आखिर जब दोनों के बीच में एक प्रॉब्लम होता है कि, क्योंकि इसमें कुछ स्टेट होता है ना जिनका लॉस हो जाता है, जैसे मानो इंडिया में कुछ स्टेट है जो अच्छा मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मैंने अल्टीमेटली ज्यादा के ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं, जैसे मानो कर्नाटका, जैसे मानो तमिलनाडु, इसका मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छा है। अब जो जो जैसे मानो तमिलनाडु से कोई प्रोडक्ट मानो झारखंड जा रहा है, तो झारखंड डेस्टिनेशन है तो झारखंड को टैक्स मिल रहा है, तो तमिलनाडु बोल रहे भाई बना मैं रहा हूँ, प्रोडक्शन मैं कर रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग मैं कर रहा हूँ, और टैक्स तुम भाई झारखंड को दे रहे हो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है ठीक है तमिलनाडु, रो मत, जितना लॉस तेरा होगा वो मैं अपने से उठा के तेरे को दूंगा, ठीक है सर। आई विल डिस्कस सर, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। इसको कॉम्पेंसेशन सेस कहते हैं। जिसका भी, जो भी मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है उसका सच में बहुत झटका लगता है, क्योंकि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग स्टेट का संख्या बहुत कम है, ठीक है, ज्यादातर कंजम्पशन स्टेट ही ज्यादा है, जैसे नॉर्थ ईस्ट कंजम्पशन स्टेट ही ज्यादा है, ठीक है। ईस्टर्न इंडिया तो मैक्सिमम कंज्यूम करते हैं, जितना भी थोड़ा बहुत मैन्युफैक्चरिंग है वेस्ट बंगाल में ही है, वो भी टूटा फूटा चल रहा है। बाकी झारखंड बिहार पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट अराउंड उड़ीसा, ठीक है, ये सब कंजम्पशन स्टेट है। मैन्युफैक्चरिंग हब किधर है? ये वेस्टर्न पार्ट में है और साउदर्न पार्ट में, और थोड़ा सा, थोड़ा नहीं काफी अच्छा उत्तर प्रदेश में कंपेरेटिवली, ठीक है सर। तो जिनका भी लॉस होता है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के बाद, टैक्स ही नहीं मिलेगा तो फिर देश स्टेट कैसे चलेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं भाई हम आपको टैक्स देंगे, कॉम्पेंसेशन सेस देंगे, उसके पीछे भी कहानी है, बताता हूँ सर। तो देखते देखते हम लोग बहुत कुछ बात कर रहे हैं सर, किससे कहानी चलते चलते बहुत दूर आ गए। अच्छा रुको सर रुको, अभी बात कुछ और बताना था। लेवी ऑफ एसजीएसटी आईजीएसटी बताया आपको, आईजीएसटी भी बता दिया आपको, यहाँ पर बोला है लेवी ऑफ एसजीएसटी सीजीएसटी, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है। लेट अस अज्यूम दैट यू आर ए डिस्ट्रीब्यूटर इन चेन्नई, ठीक है, चेन्नई कहाँ है? तमिलनाडु में है, ठीक है। मानो कि आप एक डिस्ट्रीब्यूटर हो, कहाँ पर? चेन्नई में, एंड यू बाय गुड्स फ्रॉम ए मैन्युफैक्चरर इन तिरुपुर, तिरुपुर भी तमिलनाडु में, ठीक है। सिंस द सेल एंड मूवमेंट ऑफ गुड्स हैपन विद इन द स्टेट, तो इसमें क्या चार्ज होगा?
SGST and CGST will be levied on the sale. You as a distributor will get tax credit on the input SGST and CGST. Input माने परचेस के टाइम पे जो टैक्स आपने पे किया उसमें आपको ITC मिलेगा. सिंपल बात जो आपको बार बार समझा रहा हूँ. लेवी ऑफ IGST कब, लेवी का मतलब क्या होता है? लागू हो. ठीक है, लेवी का मतलब होता है लागू करना. ठीक है, IGST कब लगता है? सपोज आप एक डिस्ट्रीब्यूटर हो बेलगांव. बेलगांव कहाँ है? कर्नाटक. ठीक है, बेलगांव कर्नाटका का एक सिटी है, डिफेंस सिटी. डिफेंस का बड़ा चीज है यहाँ पर. Let us assume that you are a distributor in Belgaum, Karnataka, and you buy goods from manufacturer in Tirupur. Tirupur कहाँ है? तमिलनाडु पे. बेलगांव कहाँ है? कर्नाटका में. तो ये दो अलग स्टेट हो गया. तो here the sale and movement of goods happen between the two different states, and IGST will be levied on this side. That's a very simple thing. Very simple. GST tax structure. The four tax structure of GST as following. जैसे कि इंडिया में करंट जो टैक्स स्ट्रक्चर है GST का, एक जीरो रेटेड है, एक लोअर रेटेड है, एक 2 स्टैंडर्ड रेट है. ठीक है, एंड एक हायर रेटेड है. ठीक है, चलो मैं आपको हल्का सा आइडिया दे देता हूं, आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि इंडिया में टैक्स सिस्टम में, जीएसटी सिस्टम में क्या क्या सिस्टम चलता है करेंटली. जीरो रेट में जैसे पीडीएफ नहीं बना तो बड़ा मुझे परेशान कर रही है. पीडीएफ में क्या होता है, इजीली मैं ऊपर नीचे कर लेता हूँ, इधर नहीं होता. एक सेकेंड. जीरो रेट टैक्स इज a nil tax. जीरो रेट माने nil, that is applied on all goods and services. माने all good नहीं, माने those goods and services जीरो रेटेड. जैसे कि मानो रेगुलर प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क, एग्स, कर्ड, अनपैक्ड फूड ग्रेन. अनपैक्ड माने जैसे मार्केट में जो हम लोग नॉर्मल में चावल आटा नहीं लेके आते, उसमें थोड़ी ना जीएसटी लगता है. हेल्थ एजुकेशनल सर्विस, हेल्थ एंड एजुकेशनल माने सरकारी स्कूल में पढ़ाई करना. हाँ बोलो सर. বলছি জিরো রেট মানে ট্যাক্স ফাইল করতে হয় কিন্তু মানে নীল রিটার্ন নাকি? না মানে এগুলোর মানেটা হচ্ছে এগুলোতে কোনো ট্যাক্স নেই. না এখানে জিরো রেটের মানে যেটা দিয়েছে সেটার মানে হচ্ছে এখানে কোনো ট্যাক্স নেই, মানে এই প্রোডাক্টগুলোর উপরে কোনো ট্যাক্স লাগবে না. জিরো রেট ফাইল করতে হবে মানে নীল রিটার্ন ফাইল করতে হবে, তাই তো? না না না, কিছুই করতে হবে. তো তাহলে এটা তো এগুলো কি তাহলে এক্সেমশন তারপরে হ্যাঁ এটাকে এক্সেমটেড এর মধ্যেও এটাকে ফেলতে পারি. यस ফেলতে পারি. You can also say that this is the exempted goods. Yes, you can say that. बोल सकते. ऐसे जीरो रेटेड का और एक मतलब भी होता है, मैं आगे आगे बताऊंगा सर. यहाँ पर मैं सिंप्लीफाइड वे में दिया इसलिए इसको इस तरह से लिखा, लेकिन इसको जब हम लोग एग्जेम्प्टेड गुड्स की डिटेल्स में पढ़ते हैं ना कि किस किस गुड्स में जीएसटी बिल्कुल नहीं लगता और कब जीरो रेटेड का भी एक अलग रेट, जैसे एक्सपोर्ट में जीरो रेट करते हैं, मैं उसके बारे में आगे चर्चा करूंगा सर. ठीक है, फिलहाल इसको मैं सिंप्लीफाइड मैंने फॉर्म में दिया इसलिए जीरो रेट लिखना पड़ा मुझे. বুঝতে পেরেছিস ঋষভ? ব্যাপারটাকে সিম্পল রাখার জন্য এটাকে এরকম করেছে. হ্যাঁ স্যার. मैंने একসাথে না এটা কি है खिचड़ी हो गया. लोअर रेट लाइक जैसे मानो 5% टैक्स है. ठीक है, जैसे कि शुगर में, टी में, एडिबल ऑयल में, कोल में, स्पाइसेस में, कॉटन फैब्रिक में, दिस अलोंग विद जीरो रेट. अच्छा इसमें से काफी सारी चीज ऐसे भी जिसमें जीरो रेट लगता है. ठीक है, विल हेल्प प्रिवेंट इन्फ्लेशन फ्रॉम हैविंग मच ऑफ एन इम्पैक्ट ऑन द प्राइस ऑफ एसेंशियल आइटम. ठीक है, ये लोअर रेटेड है 5%. अच्छा 5% का भी कैसे हो सकता है, जैसे मानो सीजीएसटी एसजीएसटी है तो सीजीएसटी में 2.5 चला जाएगा, एसजीएसटी में 2.5 चला जाएगा, और अगर आईजीएसटी है तो पूरा का पूरा 5% लगेगा. पूरा का पूरा 5%. स्टैंडर्ड रेट नॉर्मली 12 एंड 18% चल रहा है. ठीक है, फाइनल स्टैंडर्ड रेट चल रहा है 12 एंड 18%, 12 एंड 18%. ये फाइनलाइज अभी चल रहा है 12% 18%. काउंसिल ने बोला, काउंसिल माने जीएसटी काउंसिल. जैसे मानो एग्जांपल के तौर पे प्रोसेस्ड फूड माने पैकेज करके, बटर, मोबाइल फोन्स 12%. कैपिटल गुड्स जैसे मानो इंडस्ट्री लेवल में यूज होने वाला टॉयलेटरीज, कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, ये सब में 18%. और एक हाई रेटेड प्रोडक्ट जिसको 18% जीएसटी लगा के रखा. इट्स लाइक जैसे गाड़ी में महंगा चीज है. ठीक है, नॉर्मली थोड़ा सा लग्जरी टाइप का, वॉशिंग मशीन्स, हाई एंड मोटरसाइकिल, एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स, स्मॉल कार्स. ठीक है, ये सब चीजों में 28% लगा के रखा. वाइट गुड्स भी बोल सकते हैं इसको, यानी लग्जरी टाइप्स. और किसी किसी चीज में तो एडिशनल सेल्स भी लगता है. एडिशनल सेल्स बेसिकली उस पर लगा जाता है जैसे मानो जिसको सीन गुड्स भी कहा जाता है. एडिशनल सेल्स माने एक्स्ट्रा टैक्स.
एडिशनल का मतलब तो समझते हो ना सर, एक्स्ट्रा टैक्स। एग्जाम्पल जैसे क्या है सर, इट वॉज फियर्ड दैट डिमेरिट गुड्स जैसे कि टोबैको प्रोडक्ट्स, सोडा वाटर्स टाइप्स which were previously taxed 65%, 40%, aerated drinks जिसको बोलते हैं, would become cheaper and too easily accessible if the highest rate of GST was set at 28%। ठीक है, तो किसी किसी चीज में एक्स्ट्रा टैक्स मतलब 28% भी वो सस्ता हो जाता है, तो वो सस्ता नहीं रखना चाहता गवर्नमेंट। क्यों? टोबैको प्रोडक्ट में गवर्नमेंट उसको बैन तो नहीं करेगा, बट एक्स्ट्रा टैक्स लगाता रहता है। तो कीप दिस फ्रॉम हैपनिंग, दी न्यू जीएसटी स्ट्रक्चर विल कलेक्ट एट एडिशनल जीएसटी ऑफ एडिशनल और 28% लगा देगा उसके ऊपर, एक्स्ट्रा 28%। नॉर्मली जीएसटी द सेस विल कम एंड अप्लाई डीमेरिट गुड्स, डीमेरिट माने इसको सीन गुड्स भी बोलते हैं, लाइक कोल है, पान मसाला है, टोबैको है, कुछ मोटर व्हीकल्स माने लग्जरी जो फॉरेन से लाते हैं उसके ऊपर भी लगता है एडिशनल एक्स्ट्रा सेम। ठीक है, या फिर डीमेरिट गुड्स, कोल कोल कोले কয়লাতে কেন? कोल पे भी लगता है सर। ठीक है, अब क्यों का जवाब गवर्नमेंट को ही पता है सर। ठीक है, डीमेरिट गुड्स माने ताकि কয়লাতে इंडियन, তো অনেক হেল্প হয় না, মানে ফায়ার বা এতে কোল প্রোডাকশন, কোলের মধ্যে ওটা তো সিন গুডসে আসছে না। सीन नहीं है, डीमेरिट भी। जैसे लग्जरी कार जो फॉरेन कार होता है वो तो सीन नहीं है ना सर। সো এটা তো তাও বোঝা যায় বাইরে থেকে এক্সপোর্ট করছে, কিন্তু কোল প্রোডাকশনটা তো মানে ওটাতে কেন এত ট্যাক্স? कोल में नॉर्मली 5% ही दिखा रहा है सर। ठीक है, बट कभी कभी कोल को एक्सपोर्ट करने के टाइम पे गवर्नमेंट एक्स्ट्रा टैक्स लगाते हैं, क्योंकि बाहर का कोल को, ताकि वो महंगा हो जाता है बाहर का कोल को कम करने के लिए, शायद वो रीजन होगा। मैं एक बार इसका इतिहास एक बार देख लूंगा कि कोल में क्यों सीन टैक्स लगा रहा है, फिर मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, इस कोल में क्यों ये सीन टैक्स बता रहा है, मैं एक बार देख लूंगा फिर आपसे डिस्कस कर लूंगा सर। ठीक है, इसका कहानी अभी मेरे को ना एग्जैक्टली क्लियर नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं। ठीक है, गलत बोलना सही नहीं होगा सर। लेकिन जैसे हाँ, पान मसाला, टोबैको, ये तो 3 प्रोडक्ट्स हैं। फॉरेन कार, इंडिया गवर्नमेंट नहीं चाहेगा कि फॉरेन कार ज्यादा आए, लेकिन अगर कोई फिर भी लाना चाहता है, गवर्नमेंट बोलता है एक्स्ट्रा टैक्स सेस, तब एडिशनल सेस लगा देगा। आशा करता हूँ कि बात समझ में आए सर। हाँ, कि बोझा कैसे की जाए नहीं दुपट्टा, ये बेसिक हाँ सर। आइडिया अबाउट जीएसटी था जो मैं आपके साथ एक्चुअली इतना देर से डिस्कस किया। अब एक्चुअली मैं ये भी चाह रहा था कि आपको थोड़ा जीएसटी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी बताऊं। ठीक है, हल्का सा बताता हूँ 5 मिनट, बाकी चर्चा नेक्स्ट क्लास में ही करना पड़ेगा, मुझे लग रहा है आज ज्यादा हो जाएगा नहीं तब। लेकिन क्योंकि मैं सोचा था कि थोड़ा बताना चाहिए तो थोड़ा सा स्टार्ट करता हूँ, बाकी नेक्स्ट क्लास में करूंगा। जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, इसके ऊपर एक अलग चैप्टर ही होता है। ठीक है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। देखो चलिए, आप नंबर फाइल करने का बता रहे हैं ना, जीएसटी नंबर कैसे लेते हैं? हाँ, जीएसटी नंबर कैसे लेते हैं, वेरी गुड। ये मैं जानता हूँ, ये मैंने फाइल किया था। अरे वेरी गुड सर, बहुत अच्छा। ठीक है, बहुत अच्छा, लेकिन हमें एग्जाम पर्पस के लिए पढ़ना पड़ेगा सर ऐसे भी। ठीक है, कि हाँ, कब तो किस, पता है। सर, एक ठीक है, और बात अगर है, खाली बंगाल में ट्रेड लाइसेंस लगता है ना, और कहीं लगता नहीं अभी तो। ऐसा, मुझे नहीं पता सर, बंगाल में तो ट्रेड हाँ, लाइसेंस लगता है। ट्रेड लाइसेंस बंगाल में अभी है, क्योंकि जीएसटी फाइल करते वक्त वो लोग ये मांगता है। बाकी यहाँ का बाकी स्टेट में नहीं लगता है ट्रेड लाइसेंस, क्यों दूसरे मेरे स्टेट को में? जहाँ तक बोले कि नहीं लगता है, मैं पंजाब से पूछा था, वहाँ उनको लगता नहीं ट्रेड लाइसेंस, हटा दिया है बस। मे भी पंजाब गवर्नमेंट ने हटा दिया होगा, पंजाब गवर्नमेंट में भी हटा दिया होगा। ऐसे जितना ये सब कॉम्प्लेक्स चीजें हट जाए उतना ही अच्छा है, नहीं तो पागल हो जाएगा वही ना इंसान। सर, एक ही चीज होनी चाहिए जो सब चीज हाँ, करे। एक जीएसटी पे करते हैं तो फिर और फिर से ट्रेड लाइसेंस का क्या, गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, इससे बड़ा लाइसेंस और क्या है। ये स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है सर, स्टेट टू स्टेट काफी चीज डिपेंड करता है। The process of GST registration. The process of GST registration involves filing and submitting an online application in order to obtain a unique GST identification number. माने आप अपना एक बिजनेसमैन अपना GST नंबर कैसे लेता है, which is very important for businessman. ठीक है, उसका पूरा प्रोसेस यहाँ पर मैंने पूरा शॉर्ट आउट करके रखा। इवन सिंपल बोले तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, माने किसको करना चाहिए, डॉक्यूमेंट क्या लगता है। मैंने आप लोग जब एज ए फार्म खोल के बैठ जाओगे ना,
चार्टर्ड हो गए या सीएमए बन गए या कंपनी सेक्रेटरी हो गए, तो आपको पता होना चाहिए कि किसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए बेसिकली आना चाहिए। क्या डॉक्यूमेंट लगता है? रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर न्यू एप्लीकेंट्स, जीएसटी या जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होता है, एंड आप अपना एप्लीकेशन को कैसे चेक कर पाओगे। ये सारा सवाल का जवाब आपको मैं इस पर्टिकुलर नोट्स के अंदर देके रखा हूँ। मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों को ना मैं थोड़ा शेयर भी कर देता हूँ नोट्स, ठीक है? आप लोग घर पे एक बार गो थ्रू करके रखो, मैं नेक्स्ट क्लास में हल्का सा डिस्कस कर दूंगा ना, क्योंकि ये बहुत ईजी है, ठीक है? ईजी है पर काम का है। इंटरेस्टिंग बात ये है, ईजी है पर बड़ा काम का चीज है, ठीक है? काफी लोग सिर्फ जीएसटी किसी फार्म में काम करते हैं, मानो आप लोगों में से काफी लोग ऐसे भी होंगे जो आर्टिकलशिप ट्रेनिंग करता होगा, है ना, या फिर छोटा मोटा जॉब करता होगा अपना पढ़ाई करने के लिए, उनको बड़ा काम है, ताकि किसी का डांट ना खाना पड़े, ठीक है? क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ना, फार्म में डांट देते हैं, तुमको ये भी नहीं पता, तुमको वो भी नहीं पता, तो पता कर लो सर, तभी तो इतना पढ़ाई कर रहे हो मेहनत करके, तो मेहनत का दाम लो सर, ठीक है? डांट ना पड़े किसी से, इसलिए थोड़ा सा गो थ्रू कर लेना, मैं शेयर कर दूंगा, एक बार प्लीज गो थ्रू करना। मैं नेक्स्ट क्लास में ना हर चीज बताऊंगा, जैसे एमओए, एओए, ये सब क्या होता है, कंपनी लॉ में पढ़ाया जाता है सर। कंपनी बनाने से पहले आपको एक मेमोरेंडम एसोसिएशन बनाना पड़ता है, जिसमें कंपनी का ऑब्जेक्टिव लिखा होता है, ठीक है? ये बेसिकली कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पे भी जाना जाता है। एओए क्या होता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कंपनी का रूल बुक होता है, ठीक है? कंपनी इसी तरीके से चलता है, इसके बिना कंपनी अपना जीएसटी नंबर नहीं ले पाए। यार इसके बारे में कहाँ पढ़ोगे? कंपनी लॉ। कल क्लास होता है सर कंपनी लॉ का फ्राइडे में, ठीक है? कल 7:30 को हम लोग कंपनी लॉ क्लास में मिलते हैं, फिर बाकी डॉक्यूमेंट्स भी आपको धीरे धीरे पता लगा देते हैं सर। लेकिन आज मैं इतना ही रखता हूँ, ज्यादा लोड नहीं देना है अभी, हल्का सा आज इतना ही याद करो घर पे, बाकी चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में। बहुत कुछ जानना है सर जीएसटी के बारे में, मैं आपको लिस्ट दिखाऊं एक बार, देखो जीएसटी में क्या क्या पढ़ना है सर। मैं आज आपको बेसिक आइडिया दिया था और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पढ़ाने के लिए रेडी था, बट सर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बाकी रह गया, नेक्स्ट क्लास में डिटेल्स में कर लेंगे, ठीक है? फिर मैं आपको ना इनवॉइस के बारे में बात करूंगा, टैक्स पेमेंट के बारे में बात करूंगा, रिटर्न फाइल के बारे में बात करूंगा। उसके बाद कुछ और भी टॉपिक हैं जो एकदम जीएसटी का ना अंदर का बात करता है, ठीक है? अंदर का बात मैंने ये पूरा जीएसटी का वैल्यूएशन कैसे होते हैं, टाइम क्या चलता है, जिन लोगों का हो चुका है रिवाइज करेगा, जिनका नहीं हुआ है वो न्यूली करेगा। सप्लाई क्या होता है, चार्ज क्या होता है, एग्जामिशंस क्या होता है, सारा डिस्कशन धीरे धीरे करेंगे। और इनपुट टैक्स क्रेडिट, वन ऑफ द हॉट टॉपिक इन जीएसटी, इसका चर्चा भी करेंगे जिनका नहीं हुआ, ठीक है? और एक्चुअली ज्यादातर कैलकुलेशन यहीं से आता है, बाकी सब लीगल मैटर है और सिस्टम है, बाकी सब लीगल मैटर है सिस्टम है, और ये सब प्रोविजन है। तो डोंट वरी, जस्ट फॉलो करते रहो, सब धीरे धीरे आ जाएगा, एकदम एक्सपर्ट बन जाओगे सर। सीए भी बन जाओगे, सीएमए भी बन जाओगे, सीएस भी बन जाओगे और एक्सपर्ट भी बन जाओगे, ठीक है सर? आज इतने रखते हैं फिर, সবাইকে একটু জিজ্ঞাসা করি বুঝতে পারলো কিনা। কানন, Yes. ওকে, বিশাল হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছিস? বিশাল, हाँ নীল, सर। ওকে স্যার, সমন্বিতা, शालिनी, प्रिया, मोनिका, ओके ना सर? ओके सर, मैं नोट शेयर कर देता हूँ सर, आप लोग एक बार मैं नोट को रेडी करके शेयर कर देता हूँ, आप लोग प्लीज एक बार गो थ्रू करके रखो, हाँ? ठीक है सर, बाय फिर, हाँ? गुड नाइट ऑल ऑफ यू, बाय सर, गुड नाइट। बाय सर, बाय सर, गुड नाइट। बाय सर, गुड नाइट सर। सर कल फिर Bye, sir. 7:30 क्लास है ना? कल 7:30 को ही क्लास है। ओके, बस 7:30 है। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके सर, बाय। ओके। सर हाँ सर, हम बोलो। सर 29 का क्लास भेज